अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह की सोच। आप सबको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ गजल अशरफ। मैं हूं वसीम लियाकत और आज सुबह की सोच में आपको आगाज करते हुए हम बताते चलें कि आज हम आपको ये बताएंगे कि आज नेशन वाइड इंटरनेट शट डाउन रहेगा बिकॉज कुछ इशूज़ चल रहे हैं और कोई मसाइल नहीं है। मसाइल सिर्फ ये हैं कि केबल की कुछ उन्होंने अब केबल के मसाइल हैं वो हल करने हैं और इस हवाले से 18 घंटे तक आपके पास इंटरनेट नहीं होगा, जिस वजह से आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। तो अपने लिए जो कुछ भी आपने करना है पहले से बंदोबस्त वो कर लें, क्योंकि इंटरनेट आपके पास अभी नहीं होगा। तो ये आज की एक लेटेस्ट खबर थी जो आपको हमें देनी थी। इस हवाले से आपने जितनी भी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी है वो करें। बिल्कुल ऐसे। इस हवाले से अगर दो बड़े इंटरनेट प्रोवाइडर्स की बात की जाए, पीटीसीएल की और नयाटेल की, उन्होंने अपने कस्टमर्स को आगाह कर दिया। जहां तक मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर्स की बात है, उनकी जानिब से मैं देख रहा था कि उनकी जानिब से अभी तक आगाह नहीं किया गया, लेकिन जो बड़े नेटवर्क हैं उनकी जानिब से आगाह कर दिया गया। और आज सुबह 11 बजे से लेके अगले 18 घंटे तक, जिस तरह से गजल ने बताया, कुछ खराबी है हमारी केबल नेट में। आपका चलेगा लेकिन स्लो चलेगा, लेकिन वो स्लो चलेगा। हाँ, और वो कोई पाकिस्तान की जो केबल है, जो फाइबर ऑप्टिक्स है, जो समंदर के नीचे होती है, उसको रिपेयर किया जाएगा और ये 18 घंटे में रिपेयर हो जाएगी और उसके बाद आप इंटरनेट को बिला तात्तुल इस्तेमाल कर सकते हैं। खवातीन उज़ात, अपनी सोशल स्टोरीज की जानिब बढ़ते हैं। पाकिस्तान आर्मी की टीम ने आज मशक कैमरीन पेट्रोल 2025 में गोल्ड मेडल हासिल कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक आईएसपीआर की जानिब से बयान में कहा गया है कि आर्मी फौजी मशक कैमरीन पेट्रोल 2025 3 से 13 अक्टूबर 2025 तक वेल्स बरतानिया में मुनक्किद हुई, जिसमें 36 ममालिक की 137 टीमों ने हिस्सा लिया। पाकिस्तान टीम की क़ियादत कैप्टन मोहम्मद सईद ने की, जिन्होंने 48 घंटों में 60 किलोमीटर तवील रास्ता तय करके गैर मामूली कारकर्दगी का मुजाहरा किया और गोल्ड मेडल जीता। तर्जुमान ने कहा कि ये जो कैमरीन पेट्रोल है, ये अपने 66वें साल में भी पेशावराना मयार बरकरार रखा हुआ उसने, और पाकिस्तान टीम की कामयाबी पूरी कौम और मुसल्लह अफवाज के लिए काबिल फ़ख्र लम्हा है। आईएसपीआर का कहना था कि पाकिस्तान आर्मी की ये कामयाबी इसकी पेशावराना सलाहियत, अज़्म और तरबियत के आला मयार की अक्कास है। पाक फौज ने हमेशा मुल्क का परचम सर बुलंद रखा है और आइंदा भी ये कोशिश जारी रखेगी। एग्जैक्टली, बिल्कुल आपने ठीक कहा। ये बहुत ही बड़ी और बावकार सी कामयाबी है और ये कुछ पहली बार नहीं है। इससे पहले भी जितनी माजी में मशकें हुई हैं उसमें हमारी फौज ने इसी तरह से गोल्ड मेडल्स जीते हैं। ये यूके में हुई 3 से 13 अक्टूबर तक ये जारी रही और ये इतनी टफ ड्रिल थी। इसमें आप ये कहें कि बहुत सी जिस तरह टीमों का आपने जिक्र किया, 48 घंटों में मैं देख रही थी 60 किलोमीटर आपने मुश्किल और दुश्वार गुजार रास्तों पर चलना था और उसके अलावा जितनी भी फौजी जिम्मेदारियां थी इसके अलग वो भी निभानी थी। लेकिन अब इससे साबित क्या हुआ? साबित ये हुआ कि सिर्फ जंग के मैदान में हमारी फौज ने कभी हमारा सर फख्र बुलंद, वो तो हमारा सर फख्र से बुलंद किया ही है जितने भी जंग के मैदान होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो आलमी सतह की तरबीती मशकें होती हैं वहां पर भी इस तरह से गोल्ड मेडल लेना, इस तसलसल को बरकरार रखना एक बहुत बावकार कामयाबी है। जैसे बिल्कुल ऐसी है और इसी हवाले से हम एक बार फिर मुबारक देते हैं कैप्टन मोहम्मद साद को और उनकी सारी टीम को जिन्होंने ये कारनामा सर अंजाम दिया। और जिस तरह आपने कहा कि आज इस मैदान में भी हम अपनी आर्मी की वजह से, अपनी पाक फोर्सेस की वजह से अपना सर फख्र से बुलंद कर सकते हैं और पूरी दुनिया को बता सकते हैं कि हम कितनी पेशावराना फौज रखते हैं। एग्जैक्टली जी, आगे बढ़ते हैं और आपको लेटेस्ट न्यूज़ देते हैं। दैट इज़ के वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने इंकशाफ किया है कि पाकिस्तान की हकीकी मईशत का तखमीना $1 ट्रिलियन के करीब है, जो कि सरकारी तौर पर $411 बिलियन के रिकॉर्ड शुदा अदाद-ओ-शुमार से तकरीबन दुगना है। और कराची में बिजनेस सेशन से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तकरीबन आधी मईशत गैर दस्तावेजी है और IMF के साथ सिर्फ चंद मामलात हल तलब हैं और जल्द ही मुआहदे तक पहुंचने की उम्मीद भी है। उन्होंने टैक्सेशन और डिजिटल तब्दीली में जारी इस्लाहात पर भी रोशनी डाली, उस हवाले से बात की और कहा कि इक्तसादी इस्तेहकाम, बरामदात की क़यादत में तरक्की और सऊदी अरब में दीगर शराकतदारों के साथ मजबूत तिजारती ताल्लुकात के लिए हुकूमत के अज़्म पर भी जोर दिया जा रहा है। बिल्कुल ऐसी है और ये वज़ीर ख़ज़ाना साहब ने आपको बता तो दिया कि आप तकरीबन 1 ट्रिलियन की इकॉनमी रखते हैं, लेकिन ये काम ठीक किसने करना है? अगर आपकी आधी इकॉनमी दस्तावेजी नहीं है, रजिस्टर नहीं है, डॉक्यूमेंटेड नहीं है, तो उसको डॉक्यूमेंटेड आपने करना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी प्रायोरिटीज़ बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती हैं। हमारी प्रायोरिटीज़ ये हैं कि किसी तरह से पेट्रोल के ऊपर टैक्स लगाया जाए, आवाम से पैसा इकट्ठा किया जाए, किसी तरह से जो जॉब करने वाले उनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स का बोझ डाला जाए और पैसा इकट्ठा किया जाए। अदरवाइज अगर इस सारी को डॉक्यूमेंटेड कर लिया जाए तो हुकूमत अरबों या फिर खरबों रुपए टैक्स के जरिए कमा सकती है। सो ये तमाम तर काम आपने करने, और जो आपने आगे लिंक किया IMF को, तो वो खुद साथ लिंक भी कर रहे हैं कि IMF के साथ मुज़ाकरात जारी हैं। हालांकि पहले उनको उस बात का जवाब देना चाहिए था
कि वो 500 बिलियन डॉलर की जो इकोनॉमी है उसको किस तरह से हमने डॉक्यूमेंटेड करना है ताकि वो $1 ट्रिलियन में आपकी इकोनॉमी हो जाए। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने करनी थी, लेकिन उन्होंने इस हवाले से अभी तक तकरीबन 2-2.25 साल हो गए, कोई रोड मैप अनफॉर्चुनेटली नहीं दिया है। खवातीन वज़ात आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए अच्छी खबर है कराची से। इन्होंने वज़ीर ख़जाना का जिक्र किया जिन्होंने वहाँ पे बिजनेस कम्युनिटी से खिताब किया। अब कराची में बहरी तारीख में एक नया संग मिल, पाकिस्तान की बहरी तारीख में सबसे बड़ा कंटेनर जो है वो जहाज़ कराची की बंदरगाह साउथ एशिया पाकिस्तान टर्मिनल पर लंगर अंदाज हुआ। वफाकी वज़ीर बहरी उमूर जुनैद अनवर चौधरी ने कहा कि MSC मकोल की आमद पाकिस्तान के लिए तारीखी लम्हा है। 400 मीटर लंबा और 24,000 TUS गुंजाइश वाला जहाज बर्थ कर लिया गया और साउथ एशिया पाकिस्तान टर्मिनल ने जहाज को कामयाबी से हैंडल किया। MSC मकोल दुनिया के जदीद तरीन कंटेनर जहाज़ों में शामिल है। इससे बैनुल-अक़वामी शिपिंग लाइन्स का पाकिस्तान की बंदरगाही सलाहियत पर एतमाद बढ़ा है। पाकिस्तान उभरती हुई शिपिंग मंजिल बन रहा है और मेरी जो मैरी टाइम है उस सेक्टर में मईशत की मजबूती के लिए पाकिस्तान का जो किरदार है वो बड़ा अहम है। और इस जहाज़ के लंगर अंदाज होने के बाद यकीनी तौर पे जो हमारा मैरी टाइम सेक्टर है उसके भी कामयाबी जो है वो पूरी दुनिया में जाएगी और लोग उसके ऊपर तकिया करेंगे, क्योंकि मैरी टाइम के लिए ट्रेड के लिए एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है। इसके साथ एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है जो अचीव कर लिया गया है। अब जिस तरह से आपने बताया ना कि ये इतना बड़ा जहाज़ कराची की बंदरगाह पर पहुंच जाए, तो इससे क्या जाहिर होता है कि अब पाकिस्तान की जितनी भी बंदरगाहें हैं वो इतने बड़े जदीद तरीन जहाज़ों को टैकल करने के हवाले से भी तमाम तर सलाहियत रखती हैं और तमाम तर जहाज़ जो हैं वो यहाँ पर आ सकते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि हम इस काबिल भी हैं कि इतने बड़े बड़े जहाज़ को हम रख भी सकते हैं, क्योंकि जदीद आलमी मयार बहरी जहाज़ हैं ये सारे। और इसमें आपको पता है कि कितनी ज़्यादा ट्रेड के हवाले से अब मज़ीद आगे चलकर भी हमें अच्छी अच्छी न्यूज़ मिलेंगी, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। आगे बढ़ते हैं और एक अच्छी खबर तो आपको मैं ये नहीं कहूँगी है बिकॉज इसलिए क्योंकि मस्जिद अल हरम के अतराफ कबूतरों को जो दाना डाला जाता था, जो बाजरा डाला जाता था, उससे अब मना कर दिया गया है, क्योंकि दारुल हुकूमत मुक़द्दस सेक्रेटेरिएट ने मस्जिद अल हरम और मस्जिद नबवी के आसपास कबूतरों को दाना खिलाने पर सख्ती से पाबंदी आयद करते हुए खिलाफ वर्जी करने वालों के लिए 1000 सऊदी रियाल जुर्माने का ऐलान किया है। और ये इकदाम अवामी सेहत के तहफ़्फ़ुज़, शहरी माहौल की सफाई बरकरार रखने के लिए उठाया गया है। एक एंड से देखें तो ये भी ठीक है। सेक्रेटेरिएट की जानिब से इस नई पॉलिसी के नफाज के लिए निगरानी के मुस्तकिल प्रोग्राम शुरू किए गए हैं और ये शहरियों और ज़ायरीन से भी दरख्वास्त की गई है कि वह पाबंदी की खिलाफ वर्जी करने वालों की तस्वीर बनाकर मुतल्लिका हुकाम को फराहम करें ताकि कम्युनिटी की मुआवनत से कानून का मौसर निज़ाम मुमकिन हो सके। इसके साथ साथ महकमा सेहत और माहौलियाती हुकाम ने यह भी वाज़ेह किया है कि इस पाबंदी की बुनियादी वजह बीमारियों का फैलाव को रोकना है, अमलाक को नुकसान से बचाना है और माहौलियाती आलूदगी को कम करना है। और ये इकदाम मुक़द्दस शहरों में सफाई और सेहत के मयार को बेहतर बनाने के लिए मुतअद्दिद इक़दामात की ताज़ा तरीन कड़ी भी है, जिससे पहले गलियों में गैर कानूनी फ़रोख्त, कूड़ा करकट के इंतज़ामात और अवामी नज़्मो ज़ब्त को बेहतर बनाने के कानून शामिल हैं। और म्यूनसिपल हुकाम ने भी कहा है कि ये पाबंदी खास तौर पर मस्जिद अल हरम और मस्जिद नबवी के गिरदोनवा और उनके इलाकों पर लागू होगी जहाँ कबूतर की बड़ी तादाद ज़ाहिर वहाँ होती है और लोग जाते हैं। इवन मैंने ये भी देखा है कि लोग यहाँ से भी बाजरा लेकर जाते थे कबूतरों के लिए, लेकिन अब उस पर भी पाबंदी लगा दी गई है। बिल्कुल ऐसी है। और ये जो पाबंदी है ये आपने ठीक कहा कि मस्जिद नबवी के अगर आप उस सेन में देखेंगे या फिर गुंबद खिजरा पे देखेंगे वहाँ पे भी कबूतर आपको नजर आएंगे, मस्जिद उल हराम में देखेंगे वहाँ पे भी कबूतर नजर आएंगे और इवन खाना काबा के ऊपर भी आप देखते थे तो आपको कबूतर वहाँ पे नजर आते थे। सो ये पाबंदी बेसिकली इस जो जितने भी इर्द गिर्द के एरियाज हैं वहाँ पे लगाई गई। वहाँ पे लोग अक्सर ये करते थे कि अपने घरों में उन्होंने कबूतरों को पाल के रखा हुआ था, जब वो छोड़ते थे तो वो एकदम से मस्जिद उल हराम में आ गए या मस्जिद नबवी में आ गए। सो अब वो वहाँ पे नहीं आ सकते और ये मेरा ख्याल है कि देखने वालों के लिए, इंसानी आंख के लिए तो बड़ा खुशगवार मंजर था, लेकिन उन्होंने भी बहुत कुछ सोच के किया होगा। जिस तरह से आपने सेहत की बात की कि सेहत के लिए, फिर वहाँ के एनवायरनमेंट के लिए, वहाँ के माहौल के लिए वो अच्छा नहीं था। सो सऊदी अरब ने इसके ऊपर पाबंदी लगाई और अब आपको देखें ना लाखों की तादाद में लोग वहाँ पर जाते हैं, फिर हर कोई इस तरह से करेगा तो वो जो उनके कबूतरों का दाना होता है फिर वो भी खराब हो जाता है। बिल्कुल ऐसे, और वो माहौल को भी असरअंदाज कर देता है। वो दाना एग्जैक्टली सारे कबूतरों ने तो खाना नहीं है। अब मेरा ख्याल है कि जितने भी लोग मस्जिद उल हराम में जाते हैं या फिर मस्जिद नबवी में जाते हैं उनसे गुजारिश ये है कि आप अब दाना कम से कम ना लेके जाइएगा। हो सकता है कि बाद में हमें ये भी खबर देखने को मिले कि वो दाना लेके हम जा रहे थे तो आपने
एयरपोर्ट पे आपको पकड़ लिया गया, इस तरह की खबर भी आ सकती है। खवातीन हज़रात, आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं एक ज़बरदस्त सी खबर। वैसे तो हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि सुबह जब आप उठते हैं, आप जिस भी वक्त उठते हैं, हम तो सुबह बहुत सवेरे उठते हैं, कोई 9 बजे उठता है, कोई 10 बजे उठता है, कि आपने नहा के ऑफिस जाना है, नहा के अपने स्कूल जाना है, यूनिवर्सिटी जाना है, क्योंकि आप नहाएंगे तो आप फ्रेश रहेंगे, बदबू से दूर रहेंगे, तरोताज़ा रहेंगे, इन्फेक्शन नहीं होंगे। सफाई का खास ख्याल नहाने से रखा जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हर इंसान तंदुरुस्त जिंदगी गुजारना चाहता है, लेकिन आम तासुर यही होता है कि इंसान को रोजाना लाजमी नहाना चाहिए। लेकिन माहिरीन ने बिला नागा नहाने से मुतालिक एक आम इंकशाफ किया और तफसीलात के मुताबिक एक आम इंसान के रोज़ के मामूल में नहाना भी शामिल होता है। काम पर जाने वाले अक्सर सुबह सवेरे नहाते हैं, पूरा दिन अच्छा गुजरे, जबकि कुछ लोग रात को नहाने को तरजीह देते हैं कि वो सोने से पहले नहा दें। लेकिन माहिरीन का कहना है कि रोज़ाना नहाने से इंसान को फ़ायदे होने के बजाय नुकसान होता है। ताहम कुछ उज़ू को बाकायदगी से धोना अच्छा है, लेकिन इंसान का रोज़ाना नहाना उसकी जिल्द को खुश्क कर देता है, जबकि जिस्म की जिल्द पर कुदरती तौर पर पैदा होने वाला तेल भी ख़त्म हो जाता है। माहिरीन के मुताबिक कुछ बैक्टीरिया अच्छे होते हैं जो कि हमारे जिल्द को फ़ायदा पहुँचाते हैं, लेकिन रोज़ाना नहाने की वजह से उनका खात्मा हो जाता है। दूसरी जानिब माहिरीन तजवीज़ करते हैं कि बगलों समेत पाँव को, उंगलियों को रोज़ाना की बुनियाद पर धोना अच्छा है, क्योंकि यहाँ पैदा होने वाला जरासीम इंसानी जिल्द के लिए नुकसानदेह हो सकता है और बदबू के साथ साथ इन्फेक्शन भी कर सकता है। सो मोरल ऑफ द स्टोरीज के रोजाना नहाना भी अच्छा नहीं है। एग्जैक्टली लेकिन इससे पहले हमने बहुत सारी स्टोरीज इस तरह की शेयर आपके साथ की हैं, जिसमें हमने आपके साथ माहिरीन की राय भी शेयर की है। और अभी जिस तरह से असनैन ने कहा, और ये तहकीक भी हुई है, हाँ, ये भी माहिरीन की ही स्टोरी है, हमारी नहीं है, जिसमें आप नहाएं, लेकिन उसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं वो भी हमने आपको बताया। आपका जो ऑयल, बॉडी ऑयल होता है, वो खत्म हो जाता है, आपकी स्किन जो है वो ड्राई हो जाती है, जिस वजह से मुश्किलात होती हैं। फिर आप लोग कहते हैं कि हमारी ऑयली स्किन क्यों नहीं है, फिर उस हवाले से हमें नए सेगमेंट्स करने पड़ते हैं, डॉक्टर्स को बुलाना पड़ता है। तो बाकी जो एंड में आपने बात की है कि अपने पाँव को आप, हाथों को आप, उंगलियों को आप, आर्मपिट्स को आप डेली बेसिस पर धोएं, क्योंकि ज़ाहिर है यहाँ के इन्फेक्शंस आपकी बॉडी को मुतासिर कर सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ऐसी चीज़ें थी जो आपको बतानी थी। आगे बढ़ते हैं और आपको एक न्यूज़ बताते हैं, वो ये है कि आज जिस घूमने वाले दरवाजे को हम बड़े होटल्स, शॉपिंग मॉल्स और दफ्तरों में आम सी चीज़ समझते हैं, उसकी इजाद की कहानी निहायत ही अजीबो-गरीब सी है। जिसके अंदर बंदा जाता है और बड़ी मुश्किल से बाहर निकलता है, मुश्किल से बाहर निकलता है, और वो मुश्किल से बाहर हम क्यों निकलते हैं, पहले देखता रहता है कि यार ये कहाँ से जाना है, इधर उधर देख तो नहीं रहा यार, की दरवाजा लग तो नहीं रहा, एकदम से इस तरह बंदा अंदर होता है, एकदम से बाहर हो जाता है, हाँ, खुद ब खुद ही चलता है वो दरवाजा। तो ये दरवाजा एक ऐसे शख्स ने इजाद किया था जो औरतों के लिए दरवाजा खोलने के आदाब से सख्त बेजार हो चुका था, और उसी झुंझलाहट ने उसे एक नया हल सोचने पर मजबूर किया कि वो एक ऐसा दरवाजा बनाए जो खुद ब खुद सबके लिए खुल भी जाए और बंद भी हो जाए, ताकि उसको कोई एफर्ट ना करनी पड़े, ताकि किसी को भी किसी पर निसार ना करना पड़े। और ये फिर क्या हुआ कि जाती जिद जल्द ही एक अमली इजाद में बदल गई। घूमने वाले दरवाजे ने ना सिर्फ लोगों के आने जाने को आसान बनाया, बल्कि सर्दी गर्मी के झोंकों को इमारत के अंदर दाखिल होने से भी रोक दिया। यूं हुआ क्या कि तवानाई की बचत हुई, अंदरूनी माहौल कंट्रोल हो गया, फिर इसके साथ भीड़ जो होती है, ज़ाहिर है इंसान आते हैं जाते हैं, वो भी आसान गुजरगाहें हो गई। सब कुछ एक ही इजाद ने फराहम कर दिया, और यूं एक शख्स की छोटी सी बेजारी ने एक बड़ी दुनिया को फ़ायदा भी पहुंचाया। और आज के दरवाज़ा रोज़ाना लाखों अफराद इस्तेमाल करते हैं और जदीद तामीरात का लाजमी हिस्सा भी बन चुका है। बिल्कुल ऐसे ही। और जिस तरह आपने कहा ना कि ये दरवाज़ा इस वजह से बनाया गया था ताकि वो शख्स बेजार था, औरतों को उसको दरवाज़ा खोलना पड़ता था। बहुत सारे लोग और भी थे जो दरवाजे के ऊपर दरबार रखा करते थे, वो दरवाज़ा खोलते थे। लेकिन पाकिस्तान में आज भी सिचुएशन थोड़ी सी मुख्तलिफ है। अगर आप किसी 5 स्टार होटल में जाते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बहुत सारे होटल्स में मैं गया हूँ, वहाँ पे आप जब जाते हैं तो दरवाज़ा तो इसी तरह से खुलता है, लेकिन अंदर एक शख्स खड़ा होता है जो आपको अस्सलाम वालेकुम सर, वो मतलब वो कल्चर वहीं पे है कि वो उसने दरवाज़ा नहीं खोलना तो आपको सलाम जरूर देना है, और उसके बाद आपका लगेज उसने लेना है और आपके रूम तक पहुंचाना है। सो ये उस कल्चर की नफी करने के लिए दरवाज़ा बनाया गया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने उससे नेक्स्ट स्टेप ले लिया कि दरवाजे से आए, आगे बंदा खड़ा हो, अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ एग्जैक्टली। अच्छा, हो सकता है उस शख्स की भी औरत के साथ सही कोई लड़ाई हो, किसी एक औरत के साथ, तभी वो बेजार हो गया, और उसके बाद उसने सोचा हो कि मुझे ऐसा क्या करना चाहिए, शायद वो कोई और जॉब ना करना चाहता, उसकी यही जॉब हो, ऐसे भी तो हो सकता है। बिल्कुल ऐसे भी हो सकते हैं, लेकिन चलें उसकी जिद ने एक बहुत बड़ी इजाद दी और आज लोग उसकी इस इजाद से कम खुश जरूर है। खवातीन हज़रात, ये थी हमारी सोशल स्टोरीज। यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक ख़वातीन वज़ात। हमने यकीनन चप्पल की बात सुनी होती है। चप्पल की बात जब आए तो जो अम्मी मारती होती थी, जो कभी कभार अम्मी मार देती हैं, कभी कभार अब्बा मार देते हैं, कभी कभार हम पेशावरी चप्पल की बात करते हैं। लेकिन जब चप्पल की बात की जाए तो कहीं हमें पेशावर याद आता है, कहीं हमें चारसदा याद आता है। लेकिन मगर आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसी जगह जहाँ पे चप्पल सिर्फ पहनी नहीं जाती, उससे मोहब्बत से बनाया भी जाता है। हम बात कर रहे हैं पीर महल की, जहाँ कारीगर अपने हाथों से ऐसे जूते बनाते हैं जो रवायत, सकाफत और खूबसूरती तीनों का हसीन इम्तजाज है। आइए चलते हैं पीर महल और देखते हैं कि रवायती चप्पल कैसे बनती है, इसमें कितना वक्त लगता है और इनके जो कारीगर हैं वो हाथों में उनके कौन सा ऐसा जादू है जो इस चप्पल को पूरी दुनिया में एक मुनफरिद पहचान देता है। और इसी हवाले से एक रिपोर्ट है कासिम भट्टी साहब की, वो देखते हैं। पहले मेरे वालिद साहब काम करते सी, हुण मैं काम कर रहा वा ते अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम जा रहा वा। साडे कोल लेडीज जेंट्स चप्पलां हुंदियां वा, पायेदार हुंदियां, मजबूत हुंदियां ते पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान दे विच साडी चप्पल सप्लाई हुंदी है। बाहरली कंट्री दे विच भी लैके जांदे लोग, तोहफे तवाइफ भी दिंदे आ। ਇਹ ਪਾਇਦਾਰ भी ਹੁੰਦੀ है, होण दे नाल नाल ਇਹ रेट दे विच बड़ी मुनासिब हुंदी है, ਇਹਦਾ रेट भी माकूल हुंदा वा, गरीब आदमी दी पहुंच तक हुंदी है। जनाब साढ़े ना पीर महल की यह जुत्ती बहुत मशहूर है, पूरे पाकिस्तान में जुत्ती मशहूर है जनाब। लेडीज है, जेंट्स है, बचकाना भी है जनाब। इस तो हट के गैर मुल्कों में भी साड़ी जुत्ती जाती है, बड़ी सॉफ्ट है, पायेदार है, मजबूत है जनाब। इत्थे जनाब जुत्ती तैयार हो रही है, 30 ਤੋਂ 35 मिनट ਦੇ जुत्ती जी ने एक जोड़ा कंप्लीट हो जाता और बड़ा मुनासिब रेट है जनाब और खूबसूरत डिजाइन ने। पीर महल की जुत्ती है जी, बड़ी पायेदार जुत्ती है, बड़ी देर तो खरीद रहे हैं, अच्छा माल बना रहे हैं जी, ते बहुत ही अच्छा माल बना रहे हैं, ते बेहतरीन जुत्ती है, पैरों में भी सुकून दे रही है। बहुत अच्छी सनद है जी। असं इतों अपने घर वास्ते खरीद के ले जा रहे हैं, लेडीज एंड जेंट्स बच्चों वास्ते बहुत पायेदार ने। जो मर्जी खरीदार आए, असी भी लैके जा रहे हैं, तुम भी लैके जाओ। चप्पल वैसे अच्छी है, अम्मी चप्पल मार भी अच्छी सकती थी, हैं। अम्मी मार भी सकती थी और कितनी मेहनत से बनती है ना। मैं तो खो गई थी उस सारे प्रोसेस में कि कितने मजे से वो बना भी रहे थे और मेरा दिल भी कर रहा था मैं भी जाके चप्पल बनाने लग जाऊं। अच्छा। और फिर मैं भी एक कारीगर और भी है पीर महल वालों, ले जाओ। बिल्कुल, लेकिन अच्छी थी, अच्छा पैकेज था आपका, अच्छी रिपोर्ट बनाई आपने। खैर अब आगे लिए चलते हैं आपको मुल्तान, जहां पर पंजाब फूड अथॉरिटी का अस्पताल ने कैंटीन्स की चेकिंग का मिशन। मुल्तान नेशनल अस्पताल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी अस्पताल की कैंटीन्स का मुआयना किया गया और सेहत के उसूलों के खिलाफ वर्जियों पर कैंटीन्स को जुर्माने भी आयद किए गए। डीजी फूड अथॉरिटी के मुताबिक मुल्तान इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी को 1.5 लाख, नेशनल अस्पताल की बात की जाए, उनकी कैंटीन की बात की जाए तो 50,000 रुपये जुर्माना। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी का कहना है कि अस्पतालों में मरीजों को अच्छी खुराक की यकीनी फराहमी के लिए कैंटीन्स को मुसलसल चेक किया जा रहा है। और इतने मतलब ये कोई छोटे अस्पताल नहीं है, बड़े अस्पताल हैं, मरीजों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन उसके बावजूद इस तरह की खिलाफ वर्जियाँ समझ से बाहर हैं। और इसी हवाले से बात कर लेते हैं दिलजेब आकाश, हमारे कॉरेस्पोंडेंट हमारे साथ मौजूद हैं। दिलजेब बताएगा क्या रही है अस्पताल, जैसे मैंने पहले कहा छोटे नहीं है, सब बड़े अस्पताल हैं, पहले ही मरीज परेशान होते हैं, फिर कैंटीन्स की ये सूरत हाल। जी बिल्कुल, ये जो कंप्लेंट्स हैं ये काफी अरसे से वसूल हो रही थी और इंतजामिया जो थी वो अपने तौर पे भी कार्रवाइयां कर रही थी, लेकिन ये फूड जो अथॉरिटी है इनकी जानिब से जो है ये अचानक यहाँ पे इंस्पेक्शन की गई है और चेकिंग के दौरान जो है निश्चित हॉस्पिटल को 50,000 रुपए का जुर्माना किया गया है और इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी को जो है 1,50,000 रुपए का जुर्माना किया गया है। चेकिंग के दौरान जो इफ्जान सेहत के असूलों के खिलाफ वर्जियां की जा रही थी कैंटीन्स पर और जो 20 किलो के करीब गैर मियारी खुराक भी तलब की गई है। जायदुल मियाद कोल्ड ड्रिंक्स, दूध, हशरात थे दूध के अंदर, खानों में जो ऑयल इस्तेमाल हो रहा था वो खराब था, किचन एरिया में नाकाबिले सुराख थे और सर्विसेज भी जो है वो ऐसी देखी गई हैं। उसके अलावा जो मुख्तलिफ जगह थी वहाँ पे जो फ्रिज थे उनमें जो सुराख थे, सब्जियां, गोश्त वो काफी दिन का स्टॉक किया हुआ था और जो हिफ्ज़ान सेहत के खिलाफ थे। इसके मद्देनजर जो है वो पंजाब फूड अथॉरिटी ने जो है वो दोनों अस्पतालों में जो है वो कार्रवाई की है और इंस्पेक्शन के दौरान जो है उन्हें भारी जुर्माने भी आयद किए हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि क्या इसमें कोई आइडेंटिफाई किया गया है कि किसकी वजह से ये तमाम तर चीज़ें हो रही थी? हमने इससे पहले देखा है कि ठीक है फूड अथॉरिटी आ गई, उसने जुर्माने कर दिए, लेकिन इससे पहले ये काम शायद वज़ीर आला किया करती थी कि आती थी, देखती थी, कुछ इस तरह का काम होता था, मुअत्तल करके चली जाती थी। ये देखें, ये निश्तर और हॉस्पिटल जो है पंजाब का सबसे बड़ा
अस्पताल है। यहाँ पे जो भी पंजाब से भी लोग आते हैं, इवन के यहाँ पर बलूचिस्तान से भी लोग अपने इलाज के लिए आते हैं। तो यहाँ पे कंप्लेंट्स जो थी वो वसूल तो हो रही थी, जो इंतजामिया भी अपने तौर पे, जो निश्चित हॉस्पिटल की इंतजामिया है वो अपने तौर पे चीजें कर रही थी, तो इसलिए वहां पे जो है वो काफी चीजें जो थी वो ठीक थी। लेकिन वहां पे जो ऑयल था, कुछ वहां पे जो छत थी उसके ऊपर ब्लैक, जो आग की वजह से ब्लैक हो जाती हैं, उसकी बिना पे निश्चित हॉस्पिटल में काफी सूरत हाल ठीक थी। लेकिन कार्डियोलॉजी जो था वहां पर सूरत हाल इससे अब बदतर थी। वहां पर जो दूध था उसमें हशरात पाए गए हैं, वहां पर जो टमाटो केचप होती है उसको वो 2 नंबर थी। इस तरह काफी कंप्लेंट्स थी कार्डियोलॉजी के हवाले से, तो वहां पे भी जो है वो काफी इंस्पेक्शन हुई है। अच्छा, मैं आपको एक और बात बता चलूं कि ये जो पंजाब फूड अथॉरिटी है वो कार्रवाइयां तो कर रही है, लेकिन जो मीट होता है खास तौर पर उस हवाले से मुल्तान में कोई खातरखा कार्रवाई नजर नहीं आ रही है। जगह जगह जो है वो जो बीमार जानवर हैं उनका गोश्त। अच्छा दिलजेब, ये बताएं कि चेकिंग, फूड चेकिंग का प्रोसेस क्या है? ये कितने अरसे बाद उमूमन चेक किया जाता है? क्योंकि जैसे पिछले सवाल के जवाब में आप कह रहे थे कि जितने भी ऑयल है वो काफी पुराना है, चीजें काफी एक्सपायर हैं, तो चेकिंग का प्रोसेस क्या है? कितने टाइम के बाद चेकिंग होती है? हॉस्पिटल इंतजामिया जो है उसके मुताबिक वो डेली की बुनियाद पर चेकिंग करते हैं। पंजाब फूड जो है वो अचानक जो है वो इंस्पेक्शन करने जाती है। वो महीने में 2 मरतबा भी जा सकती है, 3 मरतबा भी जा सकती है। जब जैसे ही वो उनका कोई टाइम नहीं बताते हैं, वो अचानक इंस्पेक्शन करने जाते हैं। इसकी जिम्मेदारी जो है वो खास तौर पर हॉस्पिटल इंतजामिया की होती है कि वो चेक एंड बैलेंस रखे, मरीजों की सेहत का ख्याल, जहाँ पे मरीजों का ख्याल रखा जाता है वहाँ उनके लवाहिकीन जो है उनकी सेहत को भी देखा जाए। तो इंतजामिया की जो जिम्मेदारी है वो इसमें बहुत ज्यादा है। ठीक हो गया। दिलजेब, ये बताइएगा कि ये आपने ये इस हवाले से कोई तहकीक की है कि ये कैंटीन अक्सर हमने देखा है इस तरह के हॉस्पिटल्स में, वो हॉस्पिटल के अंडर नहीं होती हैं, वो गवर्नड बाय थर्ड पार्टी होती हैं। सो वो थर्ड पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट किसने दिया और क्या कोई मनपसंद लोग हैं जिनको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया और उनके खिलाफ सख्ती नहीं की जा रही? जाहिर बात है, ये जो कैंटीन होती हैं ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होती हैं और इसके टेंडर होते हैं, टेंडर के बाद ये कैंटीन दी जाती हैं। तो ये आती हॉस्पिटल के अंडर में है, लेकिन इसको चलाने वाले जो होते हैं वो प्राइवेट लोग होते हैं और इनकी चेक एंड बैलेंस रखना वो वही बात है कि बहुत जरूरी होता है। इंतजामिया जो है वो अगर चेक एंड बैलेंस नहीं रखेगी तो फिर जारी बात है, जैसे निश्तर की कैंटीन पे हुआ, जैसे कार्डियोलॉजी कैंटीन पे चीजें पाई गई, तो ऐसी चीजें होंगी। अच्छा दिलजेब, ये भी बताएं कि अब मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया इन कैंटीन्स को या अभी भी काम जारी है इस पर और सिर्फ जुर्माने आयद किए गए हैं और कहा गया है कि अब आप फूड जितनी भी क्वालिटी है वो अच्छी ले आए? जी, सील्स तो ही की गई हैं लेकिन जुर्माने आयद लाजमी किए गए हैं। इसी तरह जैसे कार्डियोलॉजी है उसको 1,50,000 का किया गया है और निश्तर अस्पताल को खाली 50,000 रुपए का जुर्माना आयद किया गया है। अच्छा, ये नेक्स्ट टाइम अगर ठीक नहीं होंगी तो इनको बंद किया जाएगा? क्या कुछ नोटिफिकेशन आया? और क्या अगर निश्तर हॉस्पिटल की बात की जाए या फिर कार्डियोलॉजी की बात की जाए, वहां पे किसी ऑफिसर को पिन पॉइंट किया गया कि उसने ये ठीक करवाना है, अगर ना हुआ तो फिर उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी या ऐसा कुछ नहीं हुआ? जी बिल्कुल ऐसा ही है। इंतजामिया की जानिब से भी जो है वो मजीद जो इंतजामात हैं वो तेज कर दिए हैं और चेक एंड बैलेंस जो है वो मजीद बढ़ा दी गई है। जब हमारी निश्तर के जो PR हैं उनसे बात हुई तो उनका कहना था कि इसको हम जो है डेली की बुनियाद पे जो है वो चेक करते हैं, जहां एक टाइम चेक करते थे उसे मजीद जो है बढ़ा दिया जाएगा और उनकी शिकायत जो है लवाहिकीन की, जो मरीजों की लवाहिकीन है जो आते हैं दूर दराज से, उनकी शिकायत को जो है वो फौर हल किया जाएगा। अगर यहाँ पर जायद पैसे लिए जाएंगे या फिर जो इनकी चीजें हैं वो हिफ्ज़ान सेहत के खिलाफ वर्जी करेंगी तो इनको जुर्माने भी किए जाएंगे, इनका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल भी किया जाएगा। सही। वेल, थैंक यू सो मच दिलजेब आकाश, आप हमारे साथ मौजूद थे, तमाम तरह डिटेल्स शेयर कर रहे थे। ये अच्छी बात है, अब जिसको एक टाइम पर चेक किया जाता था जिन कैंटीन्स को, अब 3 बार चेक किया जाएगा ताकि फूड क्वालिटी पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाए। मरीजों की हालत पहले ही बहुत खराब होती है। तो यहाँ पर लेंगे शॉर्ट सी ब्रेक, वापस आएंगे, स्टे विद अस।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब मुल्की सियासत पर बात कर लेते हैं। कल काफ़ी हलचल रही है। खैबर पख्तूनख्वा की सियासत अब एक बार फिर से हलचल का शिकार है, क्योंकि नए वज़ीर आला के इंतखाबी अमल ने न सिर्फ ऐवान के अंदर बल्कि सियासी जमातों के दरमियान भी एक नया तनाज़ा खड़ा कर दिया है। चाहे वो मुस्लिम लीग नून हो या फिर JUI हो, इन्होंने इस इंतखाब को गैर आइनी करार दे दिया और ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि अली अमीन गंडापुर का इस्तीफ़ा ताहाल मंजूर नहीं हुआ, लिहाजा एक वज़ीर आला के होते हुए दूसरे का इंतखाब आइनी तौर पर दुरुस्त ही नहीं है। दूसरी जानिब स्पीकर असम्बली का कहना है कि अली अमीन का इस्तीफ़ा अस खुद जो है वो मौसर हो चुका है। इसके साथ साथ जबकि अपोजिशन से जल्दबाजी और गैर कानूनी इकदाम करार भी दे रही है। और इसी दौरान पेशावर हाई कोर्ट ने PTI की दरख्वास्त पर नौमुंतखब वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की खिलाफ बर्दारी से मुतालिक गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से भी वजाहत तलब कर ली है आज की डेट में। अब सियासी मंजरनामा अब ये कह लें कि नए आइनी मोड़ पर हुआ है और इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है जी। इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मीना खान साहब मौजूद हैं, रहनुमाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ KPK के। इससे पहले मिनिस्टर भी हैं, अब पता नहीं उनको मिनिस्टर हम कह सकते या नहीं कह सकते, क्योंकि अभी तक इस्तीफा मंजूर तो हुआ नहीं, लेकिन कैबिनेट अली अमीन गंडापुर साहब ने तहलील कर दिया। मीना साहब, थैंक यू सो मच फॉर जानिंग सर। सबसे पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और जमीयत की बात की जाए तो उन्होंने KP असम्बली में नए वज़ीर आला के इंतखाब को गैर आइनी करार दे दिया। उन्होंने कहा कि अगर एक का इस्तीफा कबूल ही नहीं हो रहा तो दूसरे का आप किस तरह से इंतखाब करवा सकते हैं, और इस अमल को गैर कानूनी करार दे दिया। इसके ऊपर आप क्या कहते हैं, क्या उन्होंने ठीक किया या ये एक कानूनी अमल था? आपकी क्या राय है? देखिए, जो लोग खुद गैर कानूनी तरीके से वफाकी हुकूमत में बैठे हैं, फार्म 47 के ऊपर बैठे हैं, अवाम की हिमायत के बगैर बैठे हैं, वो किसी और के ऊपर क्या बात कर सकते हैं। एक प्रोसेस है आइन के आर्टिकल 130 सब क्लास 8 के मुताबिक कोई भी वज़ीर आला जो है वो इस्तीफा दे सकता है अंडर हिज हैंड। वो उसने इस्तीफा दिया, गवर्नर हाउस भेजा, गवर्नर ने कहा कि मुझे मौसूल नहीं हुआ। उसके बाद हमने रिकन्फर्मेशन के लिए वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने भेजा और उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि दोनों के अंदर दस्तखत का फर्क है। फिर मौसूफ को ये पता होना चाहिए कि वो एक बयान दे चुके थे कि मुझे पहला वाला मौसूल नहीं हुआ, फिर वो कैसे मौसूल हो गया। आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक पूरा एक प्रोसेस हो चुका है, एक अमल हो चुका है, और उस अमल के मुकाबले में आज सुहेल आफरीदी साहब सूबाई असम्बली से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा इलेक्ट हो चुके हैं और इंशाअल्लाह ताला वो जो है सर्व करेंगे वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा। लेकिन सर, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि ये तमाम तर प्रोसेस मुकम्मल हुआ है, ठीक है, आपकी बात भी बजाय, लेकिन जैसे पहले हसनैन ने अपने पहले सवाल के जवाब में कहा कि अपोजिशन इस इंतखाबी अमल को गैर आइनी करार दे रही है, तो फिर आपको क्या लगता है कि आगे चलकर अगर मुस्तकबिल की बात करें तो उसमें कोई बड़ा आइनी मसला बन सकता है इसमें? देखिए, अब तो हलफ की हद तक रह गया है और उसके ऊपर हमने पिटीशन दायर कर दी है हाई कोर्ट पेशावर में, और हाई कोर्ट पेशावर के अंदर उन्होंने जो हमारी वकला की टीम है, कानूनी टीम है, उन्होंने इसके ऊपर बड़ी मुतल्लिल तरीके से केस लड़ा है और उनकी तरफ से मेरे ख्याल में अटॉर्नी जनरल के ऑफिस से लोग आए थे जिनके पास कोई लॉजिकल रीजंस नहीं था कि जिनके बुनियाद पे आप इस अमल को रोक सकते हैं। चीफ जस्टिस साहब ने उनको कहा है कि कल तक आप गवर्नर साहब से पूछे कि वो कब उनकी अवेलेबिलिटी क्या है और वो आया वो लेना चाहते हैं हल्फ या नहीं लेना चाहते। तो अगर नहीं लेना चाहते तो आइन के आर्टिकल 255 के मुताबिक फिर वो स्पीकर साहब को भी नॉमिनेट कर सकते हैं और चीफ जस्टिस साहब खुद भी ले सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर इस कोई जान है या कोई ऐसा मामला रह गया है कि जिसके मीना खान साहब, क्योंकि अज़मा बुखारी ने एकदम से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया, उसके ऊपर उन्होंने बहुत सारे सवालात भी किए और कुछ पिन पॉइंट भी किया सुहेल साहब की तकरीर के ऊपर। जरा पहले उनका शॉर्ट भी सुन लेते हैं और फिर सवाल भी करता हूँ आपसे। वो कह रहे हैं मैं किसी पर्ची के थ्रू नहीं आया। ये भाईजान आप फर्शी वजीर आला है, आप फर्शी सलाम कर करके आए हैं अलीमा बाजी को, और ये पाकिस्तान की शायद दुनिया की तारीख का वाहिद एक पॉलिटिकल प्रोसेस है। और एक वज़ीर आला जो है वो किसी अदम एतमाद से, किसी साजिश, किसी जो है वजह से वो अपनी सीट से नहीं उतरा, वो सिर्फ 2 घरेलू ख़वातीन की लड़ाइयों के उसमें जो है वो ज़िबा हुआ है। सर, अज़मा साहिबा को आपने सुन लिया कि 2 घरेलू ख़वातीन की लड़ाई के ऊपर उनको वज़ीर आला बनाया गया, जिस तरह से बुशरा बीबी की जानिब गालिबन वो कह रही हैं और साथ ही वो अलीमा खान साहिबा का कह रही हैं। इसमें कितनी सच्चाई है कि क्या इस लड़ाई की वजह से ही वो वज़ीर आला बने?
कि उस्मा बुखारी जो है उनको आप माइंड ना करें, और उनको बड़ी तकलीफ हो रही है कि तहरीक इंसाफ के अंदर जो है जो भी वज़ीर आला आता है उसकी कोई रिश्तेदारी नहीं है इमरान खान साहब से, और वज़ीर आला बनना तो दूर, कोई नॉमिनेशन पेपर भी जमा नहीं कर सकता। इस वक्त आप देखें कि इसमें एक मौलाना साहब के भाई ने जमा की, एक जो है वो अरबाब अलमगीर साहब के बेटे ने जमा की, एक जो है जो सरदार यूसुफ है उसके बेटे ने जमा की। तो यहाँ तो पे सारा बेटा और बेटी और बाप और दादा चल रहा है। वाइड पीटीआई है कि जो कि मौरूसियत से निकल के अपने वर्कर्स के ऊपर इत्तेमाद करती है। अली अमीन साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर थे, उसको उसके ऊपर इत्तेमाद की। हमारे नौजवान वज़ीर आला सुहेल अफरीदी तहरीक इंसाफ के वर्कर है, नजरियाती कारकुन है, उसके ऊपर इत्तेमाद किया। तो इनको बड़ी तकलीफ होती है अंदर से कि हमने तो जो है हमारा जो मैक्सिमम काम है वो इनके साथ बैग उठा के जो है गाड़ी तक लेके जाना है, उनके कपड़ों की तारीफ करनी है। शरीफ खानदान का, भुट्टो खानदान का नाम ना लगा हो तो उनको तो आगे तरक्की नहीं मिल सकती। तो ये इनकी तकलीफ है, और ये तकलीफ इंशाल्लाह ताला इमरान खान साहब इनको बार बार पहुंचाते रहेंगे इंशाल्लाह। सही, लेकिन सर मुझे ये अब जिस तरह से पेशावर हाई कोर्ट ने सुहेल आफरीदी के हलफ बर्दारी से मुतल्लिक भी, जैसे मैंने इब्तिदा में बात की थी कि पीटीआई की दरख्वास्त पर अब समाअत करते हुए आज गवर्नर हाउस से भी राय तलब कर ली है, फिर पेशावर हाई कोर्ट में तहरीक इंसाफ की जानिब से भी जो है दरख्वास्त दायर की गई थी। तो क्या आपको लगता है कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की अगर बात की जाए तो वो जानबूझकर इस हवाले में कोई हर्डल्स क्रिएट कर रहे हैं, या फिर इसमें आपको लगता है कि कोई आईनी तशवीश है? ये आपको पता है कि ये जमहूरियत लाते रहते हैं, जमहूरियत के लिबादे में छुपते रहते हैं। इमरान खान ने बड़ा सही और टाइमली कहा था कि इनको जमहूरियत से कुछ नहीं है, सिर्फ ये अपने चोरी डकारे और जो इनका मुक्का है, नूरा कुश्ती है, उसको बचाने के लिए हमेशा से कभी यहाँ लेफ्ट से जमहूरियत, कभी राइट से जमहूरियत। लेकिन जमहूरियत को जब अब असल टाइम आता है जमहूरियत के साथ खड़े होने का, तो फिर उस वक्त ये लेट जाते हैं। गवर्नर साहब भी जो है जब जमहूरियत के साथ खड़े होने का वक्त आया तो लेट गए, मुख्तलिफ ईले बहाने बनाते रहे कि जी पहुंचा नहीं है, पहुंचा तो दूसरा गया, फिर कहते हैं दस्तखत ठीक नहीं है, 15 तारीख को मैं आऊंगा। मीन वक्त टाइम जो है वो चले गए कराची। अब जबकि पूरे सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव का मामला हो, गवर्नर मौसूफ जो है वो वहां पे कराची एंजॉय करने गए हैं और वहां पे जो है आशीर्वाद देने गए हैं, क्योंकि उनको पावर कॉरिडोर की तरफ से सीधी सीधी हिदायत है कि अगर तुमने सीधा सीधा जो है इसको प्रोसेस को चलने दिया तो तुम्हारे जो है फिर शायद दिन कम रह गए। तो इसलिए गवर्नर मौसूफ ने एक गलत लाइन ली और इस प्रोसेस को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की। लेकिन कानून बड़ा वाज़ेह है, आईन बड़ा वाज़ेह है, और उसके अंदर बड़ी वजाहत के साथ जो है ये लिखा गया है। और पहला मरहला हम ऑलरेडी जीत चुके हैं, इंशाअल्लाह ताला ठीक हो गया। अच्छा मीना साहब, लास्टली मुझे ये भी बताइएगा कि अब प्रॉब्लम्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आ रही थी वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के दौर में, पार्टी के अंदर इख्तलाफात थे, पार्टी की पॉलिसी नहीं थी कुछ भी, वो अब सुहेल आफरीदी के दौर में आपको खत्म होती हुई नजर आ रही हैं? देखिए, आपने देखा होगा कि सुहेल आफरीदी साहब जब नॉमिनेट हुए तो सबसे पहला पार्लियामेंट्री पार्टी मीटिंग वज़ीर आला साबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब ने बुलाया, तमाम पार्लियामेंट्री पार्टी को बुलाया, उनको जो है वो इशाया दिया और उन्होंने कहा कि इंशाअल्लाह ताला हम सुहेल आफरीदी को वज़ीर आला मुंतखब कराएंगे। उसके बाद फिर असद कैसर साहब, जुनैद अकबर साहब, सलमान अकरम राजा साहब, वो जो है वो आ गया है, उन्होंने अपना किरदार अदा किया। उसके बाद ISF यूथ विंग ने अपना किरदार अदा किया, पार्लियामेंटेरियंस ने अपना किरदार अदा किया। तो ये है कि हमारी तमाम पार्टी जो है अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त सेम पेज के ऊपर है, और जो हमारा हकीकी आज़ादी का नारा है और जो हमारी तहरीक है उसके लिए यकसू है इंशाअल्लाह ताला। तमाम क़यादत जो है वो अगर थोड़े बड़े बहुत शिकवे है भी जो कि सियासत के अंदर होते हैं, वो भी हमने साइड पे रखे हैं और इंशाअल्लाह ताला हकीकी आज़ादी के लिए जो है जिद्दोजहद सही। थैंक्स दस मीना खान साहिब हमारे साथ मौजूद थे और तमाम तर जो हलचल हुई कल उस रिलेटेड बात कर रहे थे। एक और भी कल अहम डेवलपमेंट हुई है, एंड दैट इज़ कि कल अमरीका ने, मिस्र ने, कतर ने, तुर्किया ने और बहुत से ममालिक के सरबराहान ने गज़ा के अमन मुआहदे पर दस्तखत कर लिए। और इसमें एक अच्छी चीज़ ये थी कि हमने जो देखा कि PM साहब को ही बुलाया गया
आगे स्पीच के लिए। जी हाँ बिल्कुल, वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी वो सबसे पहले तो तारीफ की गई, प्राइम मिनिस्टर की तारीफ की गई, फिर अपना फेवरेट फील्ड मार्शल कहा गया आर्मी चीफ को ट्रंप साहब की जानिब से। फिर उन्होंने पीछे मुड़ के देखा शहबाज शरीफ साहब की जानिब पर, उन्होंने कहा अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो। फिर शहबाज शरीफ साहब आए, उन्होंने भी बड़ी तारीफ की है ट्रंप साहब की, और फिर साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैं एक दफ़ा फिर पूरी दुनिया से मुतालबा करता हूं कि ट्रंप साहब को नोबेल प्राइज मिलना चाहिए और देना चाहिए। और अगली दफ़ा के लिए एक दफ़ा फिर उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप साहब को इसके लिए नामजद कर दिया। एग्जैक्टली तो हम इस पर तफसीली बात तो नहीं कर सके क्योंकि थोड़ी सी वक्त की कमी थी, लेकिन इस पर मजीद भी डिस्कशन होगी। यहाँ पर लेंगे एक शॉर्ट सी ब्रेक, वापस आएंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक खवातीन रोज़ात। अब हम क्रिकेट की बात करेंगे। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान तीसरे दिन का खेल जारी है। मैच का दूसरे रोज के इख्तिताम पर जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान की जानिब से बनाए गए 378 रन के जवाब में 6 विकेट्स के नुकसान पर 216 रन बना लिए थे और 162 रन का खसारा अभी बाकी था। तफसीलात के मुताबिक दूसरे रोज जनूबी अफ्रीका की जानिब से कप्तान एडम मार्करम और रेयान रिकल्टन ने मैदान में उतरे। खेल का आगाज अच्छा हुआ, लेकिन एडम सिर्फ 20 रन बनाने में कामयाब हुए, जबकि रेयान रिकल्टन ने 71 रन की इनिंग्स खेली। अगर मल्डर की बात की जाए तो वो 70 रन बना के आउट है। पाकिस्तान की जानिब से नुमान अली ने शानदार बॉलिंग का मुजाहरा करते हुए 4 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई, जबकि साजिद खान और सलमान आगा ने एक विकेट हासिल की। जी हाँ, कल दूसरे दिन का खेल था और इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट नसीम राजपूत। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। जिस तरह से हसनैन ने अपनी इब्तिदा में कहा कि 378 शायद ठीक है, इससे भी ज्यादा हो सकता था, एडवांटेज ले सकते थे। अकॉर्डिंग टू यू बैटिंग फर्स्ट वाज द राइट डिसीजन? ठीक डिसीजन था पाकिस्तान का। इतना देखिए पिच पे ब्रेक बढ़ता जा रहा है, तो उस लिहाज से अगर हम देखेंगे तो अच्छा ही डिसीजन रहा। अभी भी उनको 160 रन दरकार है, उनकी 4 विकेटें बाकी हैं और एक उनका मेन मुस्तरद बैटर रह गए। जोराई ने अभी 82 रन स्कोर कर लिए और वो जा रहे हैं इस वक्त एक बड़ी इनिंग की जानिब। पाकिस्तान को ये विकेट हासिल करनी है। अगर पाकिस्तान इस तरीके से पाकिस्तान का कोलैप्स हुआ था, वो भी आपके सामने 313 पर हमारे 5 आउट थे और हम फिर कंप्लीट हमारी टीम आउट हो गई थी। तो उस लिहाज से अगर आप देखती हैं तो बुरा मैच नहीं खेल रहा पाकिस्तान ठीक मैच खेल रहा है। अब तक स्पिनर्स का रोल दिखाई दे रहा है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस मेरे दिमाग में, मेरा ख्याल शायद आप दोनों के भी दिमाग में होंगे कि अगर इस पिच के ऊपर हम जो है वो नहीं खिला सकते, शहनशाह अफरीदी से 5 ओवर करवा रहे हैं, तो क्या ज्यादा बेहतर ये नहीं है कि हम जो है वो शहनशाह अफरीदी को आराम दे। वो हमारा एस बॉलर है। आपका जो है ना, अगर इस तरह की पिच के ऊपर उसको कोई इंजरी हो जाती है, पिछले वर्ल्ड कप से पहले भी आपको सूरत हाल पता है, अगर फास्ट बॉलर्स को बहुत ज्यादा जान लगानी पड़ रही है और उनका कोई रोल भी ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। देखिए ना, अगर आप 5 ओवर शाहीन से करवा रहे तो फिर शाहीन को खिलाने का कोई फायदा दिखाई नहीं दे रहा। आप उनकी जगह पे खुर्रम शहजाद आपके पास मौजूद है, अगर बॉलर खिलाना है आपने, आमिर जमाल को आपने टीम में शामिल किया है, एज ए बैटर भी ऐड कर ले। अगर मेन रोल आपको स्पिनर्स का दिखाई दे रहा है तो एक बॉलर 4 ओवर कर रहा है, फास्ट बॉलर हसन अली, शहनशाह अफरीदी 5 ओवर कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा इस जानिब जरूर देखना चाहिए। इस तरह की पिच पे हम अपने मेन फास्ट बॉलर्स को कहीं अनफिट ना कर बैठे। तो ये जरूर हमारी थिंक टैंक किस तरीके के फैसले करता है। शहनशाह अफरीदी जो है वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी खेलेंगे, वो इमारात के खिलाफ भी खेलेंगे। शहनशाह अफरीदी जो है वो इंडिया के खिलाफ भी खेलेंगे, वो ओमान के खिलाफ भी खेलेंगे। तो कोई एक तो क्राइटेरिया होना चाहिए ना कि हम इन शाहीन को इस मैच में आराम देंगे, इसमें खिलाएंगे। तो वर्कलोड मैनेजमेंट का एक सीरियस फुकदान दिखाई देता है और सेंसिबल अप्रोच दिखाई नहीं देती। भाई मैं अब कह रहा हूँ कि अगर आपने शहनशाह अफरीदी चले पुरानी गेंद से आके कोई स्पेल हमने उनका नहीं देखा। इस वक्त जो है वो ओवर्स की तादाद आप देखें तो 70 हो चुकी है। इन 70 ओवर्स के अंदर अगर 9 ओवर फास्ट बॉलर कर रहे हैं और आपके 61 ओवर जो है वो स्पिनर्स कर रहे हैं, तो आपको समझ जाना चाहिए कि यहाँ पे फास्ट बॉलर्स के लिए कुछ भी नहीं है। तो आप सेंसिबल अप्रोच तो दिखाएं कि जरूरी है कि शहनशाह अफरीदी जो है वो 3 दिन फील्ड में भी रहेंगे। जब अगर कोई भी आप इजी कर सकते हैं तो आपके डोमेस्टिक इवेंट में जो आपका प्राइम टूर्नामेंट चल रहा है, कुछ 4 अट्रैक्शन आ गई।
वहां पे थोड़ी सी वो लंबी बॉलिंग कर बिल्कुल रहे ऐसी। अच्छा नसीब, मुझे साथ ये भी बताइएगा कि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद पाकिस्तान अगर 350 या 400 रन बना लेगा तो साउथ अफ्रीका को बहुत जल्द काबू कर लेगा, लेकिन साउथ अफ्रीका की जानिब से स्पेशली अगर रियान रिकर्टन की बात की जाए, टोनी डिजोर्जी की बात की जाए, वैसे उनके ओडीआई में और T20 में दोनों ओपनर्स हैं, दोनों ने शानदार खेल का मुजाहरा किया और उस तरह से हमें क्रम्बल करते हुए या गिरते हुए साउथ अफ्रीका नजर नहीं आया। बिल्कुल नजर नहीं आया। और सबसे बड़ी चीज उनके स्पिनर्स को अभी आपने दूसरी इनिंग में खेलना है इसमें, और जिस तरीके की बॉलिंग हमने उनके स्पिनर्स की देखी थी, उनके स्पिनर्स ने ही डोमिनेट किया। मुथुट स्वामी ने जिस तरीके की बॉलिंग की थी, 6 आउट किए थे 117 रन देने के बाद, तो उनके भी स्पिनर ही विकेट लेकर गए। हार्मन ने विकेट हासिल की, रबादा को 1 विकेट मिली, लेकिन रबादा को उन्होंने जस्टिफाई किया, उन्होंने 17 ओवर दिया रबादा को, उनके साथ दूसरे होल्डर को खिलाया उन्होंने। तो उन्होंने जो है वो अपने फास्ट बॉलर से बॉलिंग जरूर करवाई, हमने तो अपने फास्ट बॉलर से बॉलिंग भी नहीं करवाई, क्योंकि हमें लग रहा था कि ये स्पिनर्स का ही ट्रैक है, और वाकई में स्पिनर्स का ट्रैक है। स्पिनर्स डोमिनेट करते हुए दिखाई दिए। नोमान ने 4 आउट किए, साजिद ने, सलमान ने 1-1 आउट किया, तो फास्ट बॉलर बॉलिंग ही नहीं कर रहे तो उनको विकेट कैसे मिलेगी। और दूसरी चीज मेरे ख्याल के अब्दुल्ला शफीका के 13 इनिंग में जो है वो 174 रन कर रहे हैं, जिसमें एक तो सेंचुरी भी उनकी शामिल है, तो उनके फ्लॉप होने का रेशो बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। आप अगर इमाम ने रन किए तो आप शान को ऊपर ले जाके, कामरान गुलाम ने परफॉर्म किया तो आप लेकर आए ना कामरान गुलाम को वापस मिडिल ऑर्डर बैटिंग। ऐसा ना हो कि अब्दुल्ला शफीक आपके लिए जरूरी बन जाए कि भाई अब्दुल्ला शफीक ही खेलेंगे, ठीक है, अब्दुल्ला शफीक अगर फ्लॉप है तो आप कामरान गुलाम को मिडिल में लाके शान मसूद को ऊपर कर सकते हैं, जो उसका जनरल नंबर है। एक चीज मेरे ख्याल में ये बनती है। और दूसरी स्पिन डिपार्टमेंट को आप और मजबूत कर सकते थे अगर आसिफ आफरीदी को बार बार कोच बात कर रहे हैं, उनको कोई नेट पे बॉलिंग करने के लिए नहीं रखा है, तो भाई अगर नेट पे बॉलिंग करने के लिए नहीं रखा था तो आप 13 खिलाड़ी रख लेते, आप 3 खिलाड़ियों को और रिलीज कर देते फर्स्ट क्लास क्रिकेट के, जो सारी दुनिया करती है। सारी दुनिया में ये कॉन्सेप्ट पाया जाता है, वो 15 को अनाउंस करते हैं, उसके बाद 12 रोक लेते, 3 को कहते हैं डोमेस्टिक चल जाके खेले, जरूरत पड़ेगी तो आपको बुला लेंगे। होम सीरीज का एडवांटेज तो यही होता है ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टार अट्रैक्शन आपकी डोमेस्टिक में नजर नहीं आ रही। लेकिन अब आपका बाबर आजम जो है वो डोमेस्टिक खेलते ही नहीं है। भाई आपकी फॉर्म अगर खराब थी तो आप अभी हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी खत्म हुई है, आपको वहां जाके खेलना चाहिए था। आप लंबी पारी नेट के अंदर लेके आप 500 गेंदें खेल लेंगे तो वो फायदा नहीं होगा, तो एक मैच प्रैक्टिस का फायदा होता है। दूसरा, बाबर आजम को सब कॉन्टिनेंट की बेसिस पर स्वीप शॉट को बेहतर करना पड़ेगा आपको। रिजवान ने जितने रन किए, सलमान आगा ने जितने रन किए, या टॉप पे आप इमाम को देते हो, स्वीप मारे हैं उन्होंने। बाबर जिस गेंद पे फंस रहे हैं, चाहे लेफ्ट आर्म स्पिनर की गेंद हो चाहे ऑफ स्पिनर की गेंद हो, जैसे ही अंदर आई बाबर फॉरवर्ड गया, पैर पे खाई। बाबर के आप आउट उठा के देखें, इसी सिमिलर फैशन में बाबर के आउट कई सारे दिखाई दे रहे हैं। वो बाबर को स्वीप मारना सीखना पड़ेगा। सब कॉन्टिनेंट की पिचेस पे जिन लोगों ने बड़े रन किए वो स्वीप मारना जानते थे, इंतजाम का इतना वेट था, इसके बावजूद वो स्वीप मारा करते थे। लेकिन सर आपको क्या लगता है, सॉरी टू कट यू सर, लेकिन मुझे ये बताएं कि बाबर आजम के मसाइल खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। पहले भी इतना क्रिटिसाइज हुए, या भी उनके पास मौका था, इतना क्राउड आया था, शायद आधे से ज्यादा तो क्राउड सिर्फ उनको देखने के लिए ही वहां पर मौजूद था। पहले तालियां भी बजाई गई, फिर वापस चले गए जब उनकी इस तरह की परफॉर्मेंस थी। तो क्या वजह आपको नजर आती है? देखिए, बाबर आजम ना एक डिफरेंट कैरेक्टर है इस पाकिस्तानी क्रिकेट का, इसलिए मुख्तलिफ कैरेक्टर दिखाई देता है इस पाकिस्तानी क्रिकेट का, क्योंकि आपके क्रिकेट से स्टार अट्रैक्शन खत्म हो गई है और फॉलोअर्स खत्म हो गए। जो प्लेयर्स के फॉलोअर्स हुआ करते थे वो एक पाइपलाइन की सूरत हुआ करती थी, जो बच्चों को मोटिवेट किया करते थे कि मैंने क्रिकेट में जाना है। पहले होता था वसीम बनना है, मैंने वकार बनना है, मैंने शुएब अख्तर बनना है, मैंने इंजमाम बनना है, मैंने जावेद आजाद बनना है। आज आपके पास कोई ऐसे स्टार नहीं रह गए कि जो दुनिया भर में जिनका डंका बजता हो वो आपकी रैंकिंग बताती है। आप तीनों फॉर्मेट में अपने प्लेयर्स की रैंकिंग उठा के देखें, वो रैंकिंग में टॉप पे दिखाई नहीं देते। आप अपना सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस करते हैं तो उसमें ए कैटेगरी दिखाई नहीं देती। आप अपने टेस्ट के कप्तान को डी कैटेगरी देते हैं। तो आपकी अपनी क्रिकेट के हवाले से बहुत सारे क्वेश्चन दिखाई देते हैं।
ऐसे में बाबर आजम को मैंने इसलिए कहा कि बाबर जाके अगर डोमेस्टिक खेलेंगे तो डोमेस्टिक क्रिकेटर्स को मोटिवेशन मिलेगी। शाहीन और बाबर तो इस वक्त लीडिंग क्रिकेटर है कि जिनकी फैन फॉलोइंग है और जिनको बच्चे देखना पसंद करते हैं। बिल्कुल। तो इस लिहाज से बाबर की अपनी पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन बाबर अगर डोमेस्टिक में जाके देखें, आप अगर नेट पे 500 गेंदें खेलेंगे और आप डोमेस्टिक का मैच खेलेंगे, वहां पे आपके पास एक चांस भी नहीं है, आउट हुए तो आउट होंगे आपने वहां 40 ओवर खेलने, वहां ज्यादा से ज्यादा विकेट पे कायम करना है और अपने स्वीप शॉट को वहां डेवलप करना है। प्रैक्टिस एरिया में आप डेवलप करेंगे तो टेस्ट और वनडे में मारने नहीं जाएंगे आप। नसीम भाई, इसमें मेरे ख्याल बाबर की अगर बात कीजिए, नसीम भाई बाबर की बॉडी लैंग्वेज तो हमें काफी ज्यादा डाउन नजर आ रही थी, लेकिन जो आप पॉइंट रेज कर रहे हैं कि उनको डोमेस्टिक में खेलना चाहिए था, हनीफ मोहम्मद में खेलना चाहिए था, बॉडी लैंग्वेज आपकी डाउन हो चुकी है, स्टारडम उतना तो रहा नहीं है क्योंकि टीम में तो पहले बहुत ज्यादा स्टारडम होता था बाबर आजम का। सो क्या वजह है कि डोमेस्टिक से क्यों कतरा रहे हैं? क्योंकि वहीं पे जाएंगे, वहीं पे अपने आप को रेक्टिफाई करेंगे, उसके बाद ऊपर आके खेलेंगे, ऊपर आके परफॉर्म करेंगे। देखिए स्टारडम जो अब भी अगर किसी का है तो वो बाबर का ही है। और बाकी आज ग्राउंड में जब वो आते हैं, जैसे भी गजल ने भी बात की, बाबर बाबर एक शोर हुआ और फिर शायद मायूस हो गए जब बाबर जल्दी आउट होकर चले गए। तो टाइम इस वक्त ये बाबर का ही है जो नौजवान नस्ल देखती है। अफनान ने इसलिए बात कर रहा हूँ कि बाबर पे काम करना होगा। बाबर वो प्लेयर है आज पाकिस्तान क्रिकेट का कि जिसके फॉलोअर पीछे बैठे हुए। हमें बाबर को मोटिवेट करके अपनी पाइपलाइन को जिंदा रखना होगा, जो पाइपलाइन बहुत टूटती हुई दिखाई दे रही है और जो चोक होती जा रही है, जो प्लेयर्स प्रोड्यूस करती है। तो उस पाइपलाइन के लिए बाबर का अपना परफॉर्म करना जरूरी है। बाबर को इस चीज को अंडरस्टैंड करना चाहिए। सिमिलर प्रेशर में आउट हो रहे हैं, जरा सा गेंद अंदर आया, चाहे लेफ्ट आर्म स्पिनर का आर्मर अंदर आ गया, ऑफ स्पिनर का ब्रेक हो गया, जगह पे पड़ गए, बाबर LBW हो जाएंगे। बाबर को या तो मुंह में चेन मिलेगी तो ड्राइव मारेंगे ऑफ वॉली को, या फिर थोड़ा पीछे बॉल मिलेगा तो वो बैक फुट पे जाके उसको पंच करेंगे ऑन साइड पे या ऑफ साइड पे। लेकिन गुड लेंथ की गेंद के ऊपर बाबर ने, अगर यही बाबर के पास स्वीप शॉट हो हंसता है तो वो स्वीप शॉट के लिए आप बहुत फॉरवर्ड जाना पड़ता है, तो LBW के चांसेस ऑलरेडी बहुत कम हो जाते हैं क्योंकि इतना आगे के अंपायर कंफ्यूज हो जाता है कि भाई इतना आगे वो खेला है कि ये बच्चों में जाएगी या नहीं जाएगी। और बाबर इस शॉट पे काम नहीं कर रहे। बाबर को इस शॉट पे काम करना पड़ेगा अगर सब कॉन्टिनेंट के अंदर उन्होंने सर्वाइव करना है। यहाँ फिर कल बातें ये होंगी कि बाबर स्पिनर्स को अच्छा नहीं खेलते। बाबर स्पिनर्स को अच्छा खेलते, बाबर को अपना एक शॉट डेवलप करना पड़ेगा और इसके लिए आपको बड़ी डोमेस्टिक क्रिकेट का मौका मिले तो खेलें। विराट कोहली इंग्लैंड से आके रणजी ट्रॉफी खेल सकते हैं, तो भाई आप अपने मुल्क में मौजूद होते हुए क्यों नहीं खेल सकते? बिल्कुल। अब आप विराट की फॉर्म देखें, वो टेस्ट से रिटायरमेंट ले चुके हैं, वो T20 इंटरनेशनल से रिटायरमेंट ले चुके हैं। आज उनकी बातें हो रही है कि वो IPL भी शायद नहीं खेले। तो अब वो अपनी मर्जी से खेल के गए और आज भी उनकी जगह बनती है। अगर पाकिस्तान में विराट कोहली और रोहित शर्मा होते तो ये टेस्ट क्रिकेट खेल रहे होते। उनका सिस्टम इतना स्ट्रांग हो गया कि उनकी रिप्लेसमेंट तैयार कर दी उसने और उन्होंने उनकी मौजूदगी में उन्हें ग्रूम किया। तो मान गिल्स उन्हीं की मौजूदगी में खेले, वहीं पर ही ग्रूम हुए। और कप्तान की समझ है, सबसे पहले देखे सिस्टम इम्पोर्टेंट वही होता है कि जो कप्तान को समझे। आप T20 क्रिकेट की उनकी एग्जाम्पल देखें, हार्दिक पांड्या दुनिया के नंबर 1 ऑलराउंडर थे, वो बहुत परफॉर्म कर रहे थे, उनका नाम चल रहा था कि वही अब T20 से नेक्स्ट कप्तान होंगे रोहित शर्मा के बाद। लेकिन उनके थिंक टैंक ने सूर्य कुमार यादव की जानिब देखा, उन्हें कप्तानी की अप्रोच देखी। महेंद्र सिंह धोनी को जब कप्तान बनाया था तो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि नए खिलाड़ी को कप्तान बना दिया जाएगा। वो क्रिकेट की तारीख का सबसे कामयाब कप्तान बना और उनकी कप्तानी में कई बड़े, सचिन तेंदुलकर से लेकर बड़े प्लेयर खेले। तो एक ही हमें समझना होगा, आज तक हम सलमान आगा को हटाने को तैयार नहीं है। बिल्कुल सर, आपने दुरुस्त कहा। चूंकि हमारे पास वक्त की कमी है, मैं चाह रही हूँ आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए तमाम तर सवालात आपसे जल्दी से पूछ लूँ। आपने बाबर का भी जिक्र किया, अब्दुल्ला का भी जिक्र किया, थोड़ा सा सऊद शकील का भी बताएगा। वो तो 0 पर आउट हो गए, फ्यूचर का कैप्टन भी उनको कहा जाता है, कुछ भी नहीं कर पा रहे, कुछ खेलेंगे तो आगे कुछ बनेंगे। सऊद शकील की भी जो नाकामियों का सिलसिला है वो दराज होता चला जा रहा है। सऊद शकील ने
परफॉर्म करके दिखाया और उस परफॉर्मेंस के बाद उनसे भी जो है वो उस तरीके से नहीं खेला जा रहा। लेकिन आपकी बैटिंग के अंदर अगर आप देखेंगी तो आपके टॉप ऑर्डर के ऊपर जरूर आपको 2 ओपनर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मिडिल में जब आप आ रहे तो आपकी राइट हैंड बैटर दिखाई दे रहे हैं। सऊद शकील मेरा ख्याल है कि इस सीरीज में जरूर देखें। मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन है कि अभी उनको 3 इनिंग जरूर मिलनी चाहिए जितने उनके बैट पे रन दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ठीक हो गया नसीम भाई, उनको जरूर मिलना चाहिए। हमारे पास वक्त की थोड़ी सी कमी है। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट नसीम राजपूत साहब हमारे साथ मौजूद थे। आपका वंस अगेन बहुत बहुत तीन वजात ये थी क्रिकेट के हवाले से गुफ्तगू। अभी जब हम बात कर रहे थे नसीम राजपूत साहब से, तो एक और खिलाड़ी साउथ अफ्रीका का आउट हो चुका है। अब 7 विकेट्स साउथ अफ्रीका गंवा चुका है और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान जल्द से जल्द 3 विकेट्स लेगा और जो पाकिस्तान की बर्तरी है उसको बरकरार रखेगा। यहाँ पे वक्त हो चाहते हैं एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक खवातीन उज़ात। आज हम एक ऐसे टॉपिक के हवाले से बात करेंगे जिसके हवाले से हमें उसका इदराक बहुत कम होता है। आज के दौर जदीद में जहाँ ज़िंदगी की रफ्तार तेज़ और मुकाबला बहुत सख्त है, इंसान ज़ाहिरी तौर पर मजबूत नज़र आता है लेकिन मगर अंदर से अक्सर टूटे होते हैं। हम अपने जिस्म की थकन को तो महसूस कर लेते हैं लेकिन जहनी थकन को नज़रअंदाज कर देते हैं। यही वो लम्हा है जहाँ जहनी सेहत का ख्याल रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है। जहनी सेहत दरअसल हमारे ख्यालात, एहसासात, रवैयों और फैसलों को मुतवाज़न रखने का नाम है और ये इस बात का तयन करती है कि हम दबाव, रिश्तों और रोज़मर्रा मुश्किलात से कैसे निपटते हैं। एक सेहतमंद जहन हमें पुरसुकून, पुरएतमाद और ज़िंदगी से जुड़े रहने में मदद देता है, लेकिन जब ज़हनी सेहत मुतासिर होने लगती है तो ये हमेशा वाज़ेह नहीं होती है। कभी ये खामोशी से ज़ाहिर होती है, जैसे नींद का उजड़ जाना, छोटी बातों पर गुस्सा आना, किसी चीज़ में दिलचस्पी ना रहना या फिर मुसलसल महसूस करना। ये सब इस बात के इशारे हो सकते हैं कि आपका जहन मदद मांग रहा है। और आज हम इसी मौजू पे बात करेंगे किस तरह से हम अपने मेंटल हेल्थ का ख्याल रख सकते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली इसी हवाले से हमें ज्वाइन कर चुकी हैं तूबा ताहिर। आप मेंटल हेल्थ काउंसलर हैं, इसके साथ योगा इंस्ट्रक्टर भी हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जिस तरह से हसनैन ने अपने इंट्रो में ये बात की है कि हम ज़्यादा इस पर फोकस नहीं करते, जब चीज़ें ख़राब हो रही होती हैं तब बाद में कहीं लेट जाकर पता चलता है। तो मैं चाहती हूँ कि आज हर तरह के लोग हमें देख रहे हैं। सबसे पहले तो आप ये बताएं कि क्या कॉमन सिम्टम्स हैं, क्या साइंस हैं हमारी पुअर मेंटल हेल्थ के, और कब हमें इस चीज का पता होना चाहिए कि आप किसी प्रोफेशनल को हमें ये चीज दिखानी चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। एंड अभी वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे भी गुजरा है, तो एक बहुत अहम टॉपिक है। इसको सिंपल जबान में ले मैन से बता सकूं कि मेंटल हेल्थ को समझने के 3 एस्पेक्ट्स हैं कि आप किस तरीके से सोच रहे हैं, आपके थॉट पैटर्न्स आ जाते हैं, फिर आप किस तरीके से महसूस कर रहे हैं, क्योंकि हम एक थॉट आता है फिर हम उसको इंटरनलाइज करते हैं और फिर हम अपनी बॉडी में कैसे महसूस करते हैं और फिर हम किस तरीके से बिहेव करते हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर कोई शख्स जो है वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन में अपने घर के अंदर या अपने ऑफिस के अंदर, तो अगर बॉस ने गुस्सा किया है तो उसके जहन में नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं कि मैं अच्छा काम नहीं कर रहा, फिर मैं पैसे नहीं कमाऊंगा और फिर क्या होगा, फिर वो घर पे आके वो गुस्से को चैनलाइज कर रहा है। सो हमने ये आइडेंटिफाई करना है कि आप थॉट्स आपके कैसे हैं, फिर आपके इमोशंस कैसे हैं, फिर आपका रिएक्शन और बिहेवियर कैसा है। तो सबसे पहले जैसे हमने बात की कि मर्द हजरात का यूजुअली ये रिस्पॉन्स होता है कि वो गुस्सा करते हैं, वो स्नैप करते हैं, ठीक है। या औरतें जो है वो अक्सर आप कुछ लोगों को देखेंगे कि वो छोटी छोटी बातों पे रोने लग जाते हैं। सो आप उनको नोट करेंगे कि कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती। जैसे मैं भी कभी स्ट्रेसफुल हूँ तो कोई चीज टूट गई तो उस पर बहुत रोना आता है, लेकिन अगर हम पॉज करके देखते हैं कि कोई और चीज बैकग्राउंड में चल रही होती है। सो फर्स्ट कि आप अपने मूड्स को चेक करें कि वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट तो नहीं करें। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि अक्सर वो एक अनसैटिस्फाइड सी फीलिंग होती है या एक एम्प्टीनेस या होपलेसनेस फील होती है। अक्सर आप उनके साथ बैठेंगे तो वो ना उम्मीदी की बातें करेंगे, जैसे कि उन्होंने कंप्लीटली चेकआउट कर दिया ना, कि आप उनसे कोई बात करें बट उनके अंदर कोई भी खुशी या कोई पॉजिटिविटी नजर नहीं आए, तो ये भी एक साइन हो सकता है। दूसरा, आप उनको ये भी देखेंगे कि वो गैदरिंग में बैठे हुए हैं लेकिन वो बहुत विड्रॉन है, जैसे कि गुफ्तगू में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, कोई इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे। तो ये जो चीजें वो पहले एंजॉय करते थे, जो मजा आता था उनको जिन चीजों में, अब उनको नहीं मजा आ रहा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट मैंने ये नोट किया कि या तो वो बहुत ज्यादा खाएंगे या वो बिल्कुल भी नहीं खाएंगे, बहुत ज्यादा सोएंगे या बिल्कुल भी नहीं सोएंगे। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं। और अगर आप उनको कभी कोई डिसीजन मेकिंग हो या कोई भी काम करना हो उसमें बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग है,
छोटे छोटे काम ना हो पाना या उनको बहुत बड़ा समझना कि ये मैं कैसे करूंगा। सो ये कुछ साइंस होते हैं। इसके अलावा मैंने ये भी नोट किया कि उनके अंदर कोई मोटिवेशन नहीं होती जिंदगी के बारे में। बहुत ज्यादा एंग्शियस भी हो जाते हैं, रोना जैसे मैंने बताया, या गुस्सा आ जाना। तो वो कहीं ना कहीं अनप्रोसेस्ड से इमोशंस हैं। और जब भी आप उनसे बात करें तो नॉट फीलिंग गुड इनफ भी मैंने बहुत दफा नोट किया है। बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स भी आपने दी हैं, जिस तरह से किसी जगह पे आप जाते हैं, पहले आपको वहां पे मजा आता है, बाद में मजा नहीं आता। ये कुछ ऐसी स्टेज भी है ना कि आप टीनेज से निकलते हैं, मैच्योर होते हैं, या फिर जॉब करते हैं, तो आपकी प्रायोरिटीज भी बदल जाती हैं। जिन चीजों में आपको मजा आता है वहां पे मजा नहीं आता। सो इसमें आपको किस तरह से आइडेंटिफाई करना चाहिए कि क्या ये आपकी मेंटल हेल्थ का इशू है या फिर आप मैच्योरिटी की तरफ जा रहे हैं? तो जब आप मेच्योरिटी की तरफ जा रहे हैं तो वो इंटरनल एक अंडरस्टैंडिंग होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अब मैं शौहर हूँ या मैं बच्ची का बाप हूँ, तो मैं फॉर एग्जाम्पल प्ले स्टेशन को टाइम नहीं दे रहा, हाइपोथेटिकली से, तो एक अंडरस्टैंडिंग होगी कि यार अभी मेरे लिए ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो उसके अंदर कोई अनप्रोसेस गुस्सा नहीं होगा, एक अंडरस्टैंडिंग होगी, एक कोपिंग होगी, या ये मैं इसलिए जाग रहा हूँ क्योंकि मुझे ये काम करना है। लेकिन जब आपको लग रहा है कि यू आर कंप्लीटली चेक्ड आउट, आपको मजा ही नहीं आ रहा और आपको गुस्सा आ रहा है, वो चीजें जो आप पहले एंजॉय करते थे अब नहीं कर पा रहे, आप वो बच्चे पे निकाल रहे हैं या बीवी पे निकाल रहे हैं। सो जस्ट बीइंग ऑब्जर्वेंट ऑफ दैट कि मैं कौन से इमोशंस अपने अंदर सप्रेस कर रहा हूँ जो मैं चैनलाइज नहीं कर रहा। सो अगर मैं टाइम अपने आप को नहीं दे पा रहा हूँ, जो चीजें मुझे एंजॉय मैं पहले करता था, वो मैं किस तरीके से उनके लिए टाइम निकालूं ताकि वो जो गुस्सा है या वो अनप्रोसेस्ड इमोशन है किसी और पे ना निकले। सही। अच्छा तूबा, जिस तरह से हसनैन ने भी बहुत अच्छा सवाल किया कि आप मैच्योरिटी की तरफ जा रहे होते हैं तब भी कुछ चीज़ें आपको बुरी लगती हैं, और पिछले सवाल के जवाब में भी आपने एक चीज़ जिक्र की कि आपका मूड का स्विंग्स होना, फिर उसके बाद काफ़ी नाउमीदी इसी सामने आ जाना। हमने देखा है कि चाहे वो स्ट्रेस हो, एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो, ओवर थिंकिंग हो, तमाम तर चीज़ें आप ले लें। जैसे आपने भी जिक्र किया, कोई बॉस ने कुछ कह दिया ऑफिस में, वो सारा दिन ओवर थिंकिंग करना, मैं काम भी अच्छा नहीं करा। क्या कॉमन टिप्स होनी चाहिए, क्या ब्रीथिंग टेक्निक्स होनी चाहिए कि हम डेली बेसिस पर करें और इस तरह से ओवर थिंकिंग ना हो? बिल्कुल। तो सबसे पहले ये बहुत अच्छा सवाल है कि हमने आइडेंटिफाई करना है अपने ट्रॉमा रिस्पॉन्सेस को। बहुत आसान जबान में ट्रॉमा रिस्पॉन्सेस ये होते हैं कि जिसमें आप बगैर सोचे समझे रिएक्ट कर रहे हैं, एक रिएक्टिव स्टेट है। तो पहला है कि आपको बहुत छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ रहा है, तो एक रिस्पॉन्स होता है कि आप गुफ्तगू नहीं कर पा रहे, आप रिएक्टिव हो रहे हैं या डिफेंसिव हो रहे हैं। दूसरा ये कि बिल्कुल नम हो जाना, ये भी एक ट्रॉमा रिस्पॉन्स होता है कि खुदा ना खास्ता कोई चोरी होती है या कोई भी ऐसी चीज होती है, किसी ने गुस्सा किया, आप बिल्कुल साइलेंट हो गए, आप रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, राइट। या बिल्कुल कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हमें बात ही नहीं करनी, भाग जाना, निकल जाना उस सिचुएशन से। सो पहले आइडेंटिफाई करना कि मेरे कौन से ट्रॉमा रिस्पॉन्सेज हैं। फिर दूसरा ये है कि अगर हम अपने नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करें, यानी कि आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं या वॉक कर रहे हैं या जॉग कर रहे हैं या कोई भी ऐसी चीज जिससे आप अपने आप से ताल्लुक मजबूत करें, टू आइडेंटिफाई कि मुझे क्या हो रहा है। कि अच्छा, जब मेरा बॉस मुझे इस तरह कहता है तो मुझे बहुत, मेरी सेल्फ वर्थ डैमेज होती है, फिर मेरी बीवी मुझे ये बोलती है, मुझे बहुत बुरा लगता है। तो पहले अपने एहसासात को जगह देना, क्योंकि बहुत दफा लोग अपने ही इमोशंस को सप्रेस करते हैं और अंदर ही वो एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। फिर जब हमने उसको आइडेंटिफाई कर लिया कि ये मेरा एक चैलेंज है, तो किस तरीके से इफेक्टिवली मैं उस बंदे से कम्युनिकेट कर सकता हूँ या मैं अपने आप को ये समझा सकता हूँ। क्योंकि बहुत दफा हमारी भी एक स्क्रिप्ट चल रही होती है, बॉस ने इसको ये बोला, यकीनन ये मुझे पसंद नहीं करता होगा, उसको करता होगा। तो अपनी स्क्रिप्ट्स को आइडेंटिफाई करना कि क्या मेरा रोल है अपने आप को इस तरह बताने में और अपने आप को बुरा फील कराने में। और अगर ये आप खुद से नहीं कर पा रहे तो अपने फ्रेंड से कोई बात करना जो आपको लगे आपको बेहतर फील कराए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत दफा लोग अपने मसले ऐसे लोगों को बता रहे होते हैं जो उनको और बुरा फील कराते हैं, कहते हैं कि ये तो कुछ भी नहीं, मेरा बॉस तो ये करता था, ये तो कुछ भी नहीं, मैं तो नाइट शिफ्ट और करता था। सो इसका बहुत ख्याल रखना। और जब आपको लग रहा है कि इर्द गिर्द कोई नहीं है जो आपकी बात समझे, तो जरूर सपोर्ट लीजिए, सीख हेल्प करें अपने पसंद के थेरेपिस्ट से, साइकोलॉजिस्ट से, जो आपको बेहतर लगे। क्योंकि ये भी बहुत बड़ा स्टिग्मा, लोगों को लगता है कि मैं पागल हूं या कोई मसला है। जरूरी नहीं है, यू कैन जस्ट बी क्यूरियस कि मैं अपनी मेंटल हेल्थ को कैसे बेहतर कर सकता हूँ। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स दैट यू कैन स्टार्ट विद। अच्छा तुबा, मुझे ये भी बताइएगा कि अपनी रूटीन को चेंज करना कितना ज्यादा जरूरी है। एक शख्स है जो कि
हर महीने एक साल में तकरीबन वो 300 दफ़ा या 200 दफ़ा एक ही काम कर रहा है, तो उसमें से निकलना, उस शेल में से निकलना, उस रूटीन को चेंज करना, अगर आप ऑफिस जाते हैं तो आप बीच में कोई एक्टिविटी कर लें, ये कितना ज़्यादा ज़रूरी है? तो ये तो आई थिंक ह्यूमन नीड भी होती है बहुत दफा कि एक रेपिटेटिव पैटर्न जो है वो एक हेल्दी भी होता है, लेकिन थोड़ी सी एक्टिविटी स्पॉन्टेनियस होना हेल्प करता है। जहां आपको लगता है कि एक पैटर्न ब्रेक मुझे करने में मदद चाहिए, उसके लिए आप जरूर अपने दोस्त से पूछें। जैसे रिसेंटली मुझे मुश्किल हो रही थी कि मैं नमाज नहीं पढ़ पा रही थी, तो मैंने एक दोस्त को कहा कि तुमने मुझे कॉल करनी है। जैसे कि अगर कोई शख्स नहीं उठ पाता, आप कहते हैं कि मुझे कॉल करो, लेट्स डू दिस एक्टिविटी टुगेदर। तो ऐसे लोगों को ढूंढना या ऐसी इनिशिएटिव्स लेना जिसमें आपको जबरदस्ती कोई एक पैटर्न ब्रेक करना हो, कि अगर कोई शख्स, बहुत दफा लोग स्मोकिंग की तरफ जाते हैं, कोई ड्रग्स यूज कर रहे होते हैं, या कोई भी ऐसी चीज जिसमें आप लेट नाइट उठे हुए हो, अगर सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, तो कोई एक शख्स आपके साथ जरूर हो जो आपके साथ हेल्दी पार्टनरशिप करे या एक पैक्ट बनाए कि हमने ये नहीं करना। सो ये आप जरूर हेल्प ले सकते हैं अपने पैटर्न को ब्रेक करने के लिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। तो पहला स्टेप तो ये है कि आपने आइडेंटिफाई कर लिया ना, अगर आपके अंदर अवेयरनेस, आपने आइडेंटिफाई कर लिया ये एक बुरी आदत है। दूसरा, मैं किस तरीके से किसी की मदद लेके इसको ब्रेक कर सकता हूँ। सही। अच्छा तूबा, मुझे ये भी बताइएगा, पिछले सवाल में आपने बात की थी कि कुछ लोग इस तरह से होते हैं, लेकिन मैंने कुछ ऐसे लोग ये इस तरह के भी देखे हैं कि वो ट्रॉमास में होते हैं, लेकिन और हमें भी पता होता है कि वो कुछ ना कुछ फेस कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं करना चाह रहे होते, वो नहीं बताना चाह रहे होते, बात भी नहीं करते, लेकिन कुछ ना कुछ उनके माइंड में चल रहा होता है। ऐसे लोगों को किस तरह से उनकी हेल्प करनी चाहिए? जब आपको ये आइडेंटिफाई हो जाना कि कोई मसला चल रहा है, और मेरे साथ भी होता है कि अगर मैं किसी से पूछती हूँ और मुझे दिख रहा होता है कि वो ठीक नहीं है, तो ये डायरेक्ट सवाल करना ज्यादा वर्क नहीं करता, क्योंकि वो बिल्कुल आप किसी को स्पॉट में लेके जा रहे हैं। तो मेक श्योर कि हम उनको किस तरीके से कंफर्टेबल फील कराएं। जैसे कि अगर एक औरत डिवोर्स से गुजर रही है, ठीक है, अब उसको नहीं समझ में आ रहा कि वो किस तरह वर्बलाइज करे अपने इमोशंस को, तो उसके लिए आए ग्रोसरीज ले आए, बच्चों को अगर पिक कर लिया, कोई छोटे मोटे काम करके उनको इजी, उनका बर्डन लेस करना, ठीक है। तो दिस इज वन इजी वे टू हेल्प, क्यों हम उनकी जिंदगी में कैसे आसानी पैदा कर सकते हैं एज अ दोस्त, एज अ पेरेंट। और फिर इंशाल्लाह थ्रू सेफ्टी जब हम उनको रूम देंगे बात करने के लिए, क्योंकि उनको एक तो बहुत ज्यादा झिझक होती है, शर्म भी होती है लोगों को बात करने में, और मेरे साथ खुद जब क्लाइंट्स आते हैं उनके पास अल्फाज नहीं होते, हाँ, कि वो वर्बलाइज नहीं कर सकते कि मुझे क्या हुआ है या मैं किस ट्रॉमा से गुजरी हूँ। तो उनकी पहले उनसे वो वाली बातें करना जिनसे उनको अच्छा लगे, इजी लगे, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली जब आप उनका ट्रस्ट गेन करते हैं तो वो ओपन अप करते हैं। ठीक हो गया तूबा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। तूबा हमारे साथ मौजूद थी जो के हवाले से बात कर रही थी। ख़वातीन व हज़रात, यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और बहुत ही ज़बरदस्त सेगमेंट है, क्योंकि आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं ऐसे शख्स से जो खाने का बहुत ज़्यादा शौकीन तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ उनको घूमने का भी बहुत शौक है, और एक ऐसा नाम जो जायकों, सकाफ़तों और सफ़र की दुनिया को एक साथ भी जोड़ देता है। वो सिर्फ खानों के शौकीन नहीं है, बल्कि एक ऐसे फूड एंड ट्रैवलिंग ब्लॉगर हैं जो अपने तजुर्बात के जरिए लोगों को नई दुनिया से रोशनास कराते हैं। उनके सफ़र का हर कदम एक कहानी सुनाता है, और उनका नाम है मोहम्मद ज़शान। मोहम्मद ज़शान का अंदाज बहुत ही मुनफरद है, क्योंकि वो सिर्फ खाना दिखाते नहीं है, बल्कि उसके पीछे मौजूद लोगों को, उनकी सकाफत को, उनके जज्बात को भी दुनिया के सामने लाते हैं। और मोहम्मद ज़शान की यही खासियत उन्हें आम फूड ब्लॉगर से मुनफरद है, और उन्हीं से आज हम बात करेंगे। हमारे साथ वो स्टूडियो में मौजूद है। बिल्कुल से ज़शान, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है और हम खुद इसी प्लेटफॉर्म से होते हुए टीवी तक पहुंचे हैं। सो यहाँ पे आज ये चलता है कि मुनफरिद आप कितने हैं, यूनिकनेस कितनी है। और जिस तरह अभी गजल ने इंट्रो में कहा कि आप में यूनिकनेस ये थी कि आप सिर्फ खाना नहीं दिखाते, बल्कि वहाँ का कल्चर दिखा देंगे, वहाँ की खूबसूरती दिखा देंगे, साथ साथ ट्रैवल के व्लॉग्स भी बना देते हैं। तो यही आपको दूसरे ब्लॉगर से डिफरेंशिएट करता है? एग्जैक्टली। एक तो ये चीज़, दूसरी मेरी आवाज़। ब्लॉग में जो है ना थोड़ा एक्सेंट मैं चेंज रखता हूँ अपना, ठीक है, तो वो मेरा एक बहुत डिफरेंट चीज़ है, जिसकी वजह से लोग मुझे उसी आवाज़ से पहचानते हैं, ठीक है। लाइक जब मैं व्लॉग में कुछ डायलॉग्स मेरे जो लोगों को इतने पसंद है कि मैं कभी जब कहीं से गुजर रहा हूँ, कोई पहचान लेना तो वही बोलता है। बोले जरा। एक तो है कि इस्लामाबाद रावलपिंडी वालों, अच्छा, एक फर्स्ट लाइन मेरी ये, अब याद आया।
तो एक ये और एक एंड वाली लाइन है जिससे मुझे लोग बहुत कहते हैं कि मैं कहता हूँ कि मुझे फॉलो कर लो कहीं गुम ना हो जाऊं आपसे, ठीक है। तो ये दो लाइंस जो है ना लोगों को बहुत पसंद है, और ये लोग बार बार रिपीट भी करते हैं। अच्छा, जिस जमाने में ना मेरी क्रिकेट कमेंट्री बहुत ज्यादा मशहूर थी सोशल मीडिया पे, तो मैं कहता था एक ऊंचा लंबा और फलक शगाफ छक्का। तो मैं अक्सर किसी भी शॉप पे जाता था, लोग कहते थे हाँ जी फलक शगाफ भाई कैसे हैं आप। मतलब कुछ ऐसे डायलॉग होते हैं ना फलक शगाफ भाई, फिर मैंने कहना बंद कर दिया, मैंने कहा फलक शगाफ भाई क्या होता है, मतलब इतना ऊंचा। वो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अट्रैक्ट करती हैं और लोग फिर उनको शेयर भी करते हैं। अच्छा ये बताएं कौन सा फेवरेट सिटी अभी तक आपको लगा जहां पर आप बार बार जाते हो? बेसिकली अभी तक मैंने पेशावर कवर किया, इस्लामाबाद कवर किया और लाहौर में कुछ पॉइंट्स कवर किए थे, बट मैं सीरीज बनाना चाह रहा था तो वो मैंने अपलोड नहीं किए। मैं प्रॉपर अब लाहौर की तरफ जाऊंगा। उसके अलावा जो है ट्रैवल पे मैंने आपको इस्लामाबाद पूरा दिखा दिया लोगों को, जो लोगों को जगह पता भी नहीं थी, हिडन थी ना, वो सारी मैंने व्लॉग्स में दिखा दी अपने। ठीक है, तो लेकिन अब वो हिडन रही नहीं है। अब तो व्लॉग जाके अब व्लॉग में ये होता है कि अगर व्लॉग में आपके 1-2 मिलियन व्यूज आ जाए ना तो बहुत ऑडियंस जाती है उस जगह पर। ठीक है, अगर साफ नेचर वाइज नेचर जो होती है, ठीक है, अगर साफ है ना तो मेरी वीडियो के बाद वो लोग जाके उस जगह को गंदी कर देते हैं। मैं वीडियो में चीख सीख के बोल रहा हूँ कि यार गन नहीं डालना आपने, ठीक है, नेचर को खराब नहीं करना, आप जाके एंजॉय करें, गन को छोटे से थैले में जिसमें आप लेकर जाते हैं उसी में आप रिटर्न करके लें। लेकिन नहीं, लोग नहीं सुनते, लोग जाते हैं और गन डालते हैं, उसे प्यारी सी जगह को खराब करके आ जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ होता ये है कि हम लोगों को कुछ नहीं कहेंगे। हो सकता है कि अगर इसी तरह से गन फैलता रहा तो हम कहेंगे ये जिशान है, इसके पीछे जिशान के व्लॉग बंद किया जाए, इसकी ब्लॉगिंग को बंद किया जाए अनफॉर्चुनेटली। लेकिन अच्छा जिशान, आप जब जाते हैं किसी भी जगह पे, तो अभी आपने इस्लामाबाद एक्सप्लोर किया, उस हवाले से हम देखते भी हैं आप नई नई जगहों पे जाते हैं। लेकिन हाँ, लेकिन अगर लाहौर की आपने बात की, लाहौर एक तो ऐसा है कि जहाँ पे फूड का आपको बहुत ज्यादा टेस्ट मिलेगा, फूड के साथ साथ आपको वहाँ पे बड़े बड़े जो पुराने आर्किटेक्ट हैं वो भी मिलेंगे। सो इस तरह की चीजों को भी आप ज़हन में रखते हैं कि जहाँ पे फूड के साथ साथ आपको एक्स्ट्रा फ्लेवर मिले। एग्जैक्टली ये सब चीजें लाइक अब लाहौर में जब गया तो मैंने तो खैर कुछ फूड पॉइंट्स किए थे, ठीक है, जो कि मैंने अभी अपने SSD में रखे हैं बट अपलोड नहीं किए क्योंकि मैं पूरी सीरीज के साथ जाना चाहता हूँ। ठीक है, बाकी ये जो आप बता रहे हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि लाहौर जो है ऐसी यूनिकनेस से ज़्यादा बेहतर जगह हो कहीं और लाहौर की। एक अंदरूनी लाहौर, ठीक है, और लाहौर के खाने। बिल्कुल। दूसरा लाहौर के बारे में एक बहुत मशहूर चीज़ है जो मैंने उधर जाके ऑब्जर्व की और वो बिल्कुल ठीक नहीं थी। अच्छा। कि लोग उधर के मतलब पूरा पाकिस्तान कहते हैं कि लाहौर आप अगर चले गए ना तो अगर आप रिक्शे वाले के पास कहोगे कि मुझे इस जगह पहुंचा दूं तो वो घुमा फिरा के वहीं पे लाके खड़ा कर। मेरे साथ ऐसा हुआ लाहौर में। अच्छा, ओके। आपको पहले लाहौर पहुंच रहे हैं तो आपने गूगल में देखना है कि आप किस जगह पे हैं और कितना दूर हैं। अगर आप 500-1000 मीटर तो आप पैदल चले जो ज्यादा बेहतर है, नहीं तो वो आपको घुमा फिरा के उस जगह उतारेंगे और आपसे ले लेंगे 400 रुपए। एग्जैक्टली। अच्छा जिशान, ये बताएं कि कौन सा स्ट्रीट फूड सबसे ज्यादा आप लाइक करते हैं? क्योंकि अक्सर ये भी होता है, बहुत से इन्फ्लुएंसर्स को मैं भी देखती हूँ, फॉलो करती हूँ, इतना अच्छा उनके वीडियोस में सब कुछ आ रहा है। ऐसा होता है कि बंदा कहता है कि वीडियो से अंदर जाए और अंदर जाके खा के वापस आ जाए। अब जब जाके रियलिटी में जाते हैं तो कहते हैं उस बंदे को गोली मारनी चाहिए। ये वीडियोस देखे ना, इधर भी पानी आ रहा है ये वीडियोस देखकर भी। लेकिन जब जाओ तो अब मैं इधर आपको एक बड़ी मेन चीज बताता हूँ। आपने बहुत अच्छी बात की, लेकिन अब रेस्टोरेंट का अगर देखा जाए ना, हमें फूड ब्लॉगर्स को ना प्रेजेंटेशन भी अच्छी मिलती है, ठीक है, और खाने को थोड़ा और अच्छा करके रेस्टोरेंट देता है, ठीक है। ये काफी रेस्टोरेंट पे मैं कह भी चुका हूँ, ठीक है, कि यार ऐसा करना तो नहीं चाहिए, ठीक है। कुछ लोगों ने ख्याल भी रखा है, लेकिन कुछ लोग जब रश पड़ता है नहीं ख्याल रखते। तो हमें प्रेजेंटेशन, फूड का टेस्ट, क्वालिटी, क्वांटिटी सब अच्छा मिल जाता है। जब हम वीडियोस लगा देते हैं वो गलती से अगर वायरल हो जाए ना, लोग उधर पहुंच जाते हैं, वो सब खराब कर देते हैं रेस्टोरेंट वाले, फिर हमें गालियां पड़ती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बहुत दफा ऐसा हुआ है, बहुत दफा। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, रेस्टोरेंट का तो हम नाम नहीं लेंगे उस तरह से, लेकिन मुझे ये बताइएगा कि अब एक ट्रिकी क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहता हूँ। आपने पेशावर भी कवर कर लिया, इस्लामाबाद भी कवर कर लिया, लाहौर आपने जाना है, पेशावर के आप हैं, इस्लामाबाद में आप रहते हैं। सो पेशावरी चरसी तिक्के की हम बात करें तो वो बड़ा मशहूर है, उसमें लोग जाते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। इस्लामाबाद और पेशावर के फूड में कितना ज़्यादा फ़र्क है? बहुत फ़र्क है। अच्छा, टेस्ट के लिहाज से भी, क्वांटिटी के लिहाज से भी, और क्वांटिटी के लिहाज से भी, और क्या नाम है उसका, प्राइस के लिहाज से। अच्छा, बहुत फर्क है। इस्लामाबाद एक एलीट क्लास जगह है, ठीक है, या एक तो कैपिटल भी है, ठीक है, यहाँ पे लोग भी एलीट क्लास रहते हैं, ठीक है। इसी वजह से इस्लामाबाद में थोड़ी चीजें जो है ना हाई प्राइसेस, ठीक है। पेशावर में देखा जाए तो आपको उधर बहुत मजे की चीज मिलेगी,
ठीक है, और ज्यादा क्वांटिटी में, ज्यादा क्वांटिटी होगी, प्राइस लो, प्राइस लो। ओके। अच्छा ये बताएं कि आप जब फील्ड में होते हैं, शूटिंग करते हैं, तो क्या सबसे मुश्किल लगता है? शुरू में ये चीज़ें बड़ी मुश्किल थी, लेकिन अब यूज टू हो गए, ठीक है। पहले अब रेस्टोरेंट वाले के पास जाना, उससे बात करना, देन उसको बाद उसे समझाना कि ये चीज़ मैंने करनी है, मुझे ये चीज़ प्रोवाइड करें। अच्छा। शुरू में ये चीज़ बहुत मुश्किल लगती थी कि रेस्टोरेंट वाले को कैसे बोले, शर्म आती थी ना, आप हमें खाना दे दें। अब आहिस्ता आहिस्ता यूज टू हो गए, ठीक है, तो कर लेते हैं। ठीक, हाँ। अच्छा ज़ीशान, लास्टली हमें बताइएगा कि कोई भी ब्लॉगर होता है या फिर इन्फ्लुएंसर होता है, वो ये चाहता है कि नया नया कुछ आवाम के सामने पेश करता रहे, तो आप क्या कुछ सोच रहे हैं कि क्या कुछ नया करना है आने वाले दिनों में आपने? मैं तो यूनिक चीज़ें ही लेके चल रहा होता हूँ। जैसे अब मैं पहले बिल्कुल फूड पे ही था, ठीक, फूड से मैंने कहा यार फूड दिखा दिखा के लोग मेरे ख्याल से पक गए हैं, ठीक है, तो मैं थोड़ा ट्रैवल वाली साइड पे गया, ठीक है, ट्रैवल वाली जगह मैंने दिखाई, आपका इस्लामाबाद रोड पे पिंडी के जो है हिडन स्पॉट्स दिखाए मैंने, ठीक है, यूनिक जगह दिखाई, ठीक है, और कुछ तो ऐसी जगह थी जो लोगों को पता ही नहीं थी, ठीक है, वो एक्सप्लोर की मैंने, ठीक है। तो सबसे बड़ी चीज़ यही है कि ऑडियंस को अगर डिफरेंट चीज़ आप दिखाओगे तो आप वायरल हो। बिल्कुल ऐसे यूनिक चीज़ दिखाओगे, डिफरेंट चीज़ दिखाओगे तो आप वायरल होगे। ज़ीशान, थैंक यू सो मच, आप आए और आपकी तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया, आपसे गुफ्तगू करके बहुत ही अच्छा लगा। ख़वातीन व हज़रात, आज की सुबह की सोच से इतना ही। मुझे गज़ल अशरफ को और हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।